दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के हमारे आज के इस सेशन में। तो दोस्तों आज हम एथिक्स का 2025 का जो पेपर हुआ है उसको डिटेल में कंप्लीट तरीके से एनालाइज करेंगे। जो लास्ट वीडियो था वो डिटेल वीडियो नहीं था, वो एक ओवरव्यू था ऑफ दिस पेपर, कैसा पेपर रहा, राइट। थोड़ा बहुत मैप किया हमने उसको विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल एज विद द थीम्स, राइट। पर बहुत डिटेल में हमने उससे डिस्कस नहीं किया, तो इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं इस वीडियो के द्वारा दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या महत्व है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों करने चाहिए, राइट, और क्वेश्चन की डिमांड कैसे समझनी है, राइट, और कौन सा जो सेक्शन है, कौन सा थीम है वो ज्यादा ट्रेंड में है। आप देखोगे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऐसा लग सकता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी ट्राई करती है कि सारे एरियाज को टच करे। ऑफ कोर्स उनके कुछ बहुत ही फेवरेट थीम्स होते हैं, तो उन थीम्स को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट एथिक्स का पेपर 2025 कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस। सो अगर हम देखें लास्ट 3-4 साल से व्हाट वी सी इज कि एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में अराउंड 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एटीट्यूड में लगभग 1 या फिर 0 क्वेश्चन आ रहा है, मतलब अल्टरनेट ईयर ऐसा एक क्वेश्चन दिखता है, राइट। एप्टीट्यूड और फाउंडेशनल वैल्यूज में भी आपको दिखाई देगा कि मार्जिनल क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। ऑफ कोर्स इफ यू सी दिस इज 0 सेट, राइट, ओवर हियर और हियर, बट इट्स नॉट एक्चुअली 0। कई बार ये ओवरलैप होता है विद अदर थीम्स। तो आप देखोगे कि जो सिविल सर्विस वैल्यूज और एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन जो है वो लिंक्ड होते हैं टू दीज थीम्स, यानी एटीट्यूड पे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा विद सिविल सर्विस, keeping that into consideration, और same goes with aptitude and foundational values. Moral thinkers around 4 questions आप देखोगे रेगुलर बेसिस पे इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं मॉरल थिंकर्स के, राइट। इमोशनल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन पूछा गया इनडायरेक्ट तरीके से, राइट, बट जनरली इमोशनल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन बहुत कम आता है, तो अराउंड 1 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। तो इस साल भी आप देखो इनडायरेक्ट तरीके से पूछा गया, बट डायरेक्टली इमोशनल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन पूछा नहीं गया। Then there were 5 questions as I told you on civil service values and ethics in public administration. Probity पे 2 क्वेश्चन थे। conflict of interest पे थियोरी पार्ट में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपको केस स्टडीज में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी केस स्टडीज में conflict of interest ये एक सिनारियो हमेशा रहता है, राइट। सो अराउंड 13 क्वेश्चन हमेशा की तरह आए थियोरी के, एंड अगेन इट वॉज मोर ओरिएंटेड टू गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो सेक्शन है सिविल सर्विस वैल्यूज एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोबेटी एंड गवर्नेंस, इस ये बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट दिखा देता है आपके पेपर में, राइट। ऑफ कोर्स जो फिलोसॉफिकल पार्ट है उसमें मॉरल थिंकर्स के ऊपर क्वेश्चन हमें दिखाई देते हैं। सो अगर हम देखें ट्रेंड वैसा ही रहा है, जो सेकंड पार्ट है आपके सिलेबस का उसमें ज्यादा डोमिनेंस दिखाई दिया। अब मुड़ते हैं टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज क्वेश्चंस। सो यहाँ पे आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द क्वेश्चन थीम वाइज कि लिंक किया है थीम के साथ और उसकी डिफिकल्टी लेवल। तो मोटा मोटी अगर देखें मॉडरेट, ज्यादातर क्वेश्चन मॉडरेट थे, बहुत डिफिकल्ट नहीं थे। कुछ कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे थ्योरी में भी एज वेल एज इन दी केस स्टडी, सो ज्यादातर मॉडरेट थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आया है। क्या है क्वेश्चन, मैं रीड कर लेता हूं। इन प्रेजेंट डिजिटल एज सोशल मीडिया हैज रेवोल्यूशनाइज्ड our way of communication and interaction. However, it has raised several ethical issues and challenges. Describe the ethical dilemma in this regard. तो पहले एक ऑब्जर्वेशन दिया है, कहा गया कि सोशल मीडिया के आने की वजह से हम जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, राइट, वो बहुत रेवोल्यूशनाइज हो गया, बहुत क्विक हो गया, फास्ट हो गया, एफिशिएंट हो गया, राइट, और इंटरेक्शन बढ़ा है। बट एट द सेम टाइम जो एथिकल कंसर्न्स है, एथिकल चैलेंजेस है, राइट, उसके बारे में भी बताया गया है। तो आपको पूछा गया क्या एथिकल डिलेमास आप देख पाते हो इन दिस रिगार्ड, यानी सोशल मीडिया के यूज के पर्सपेक्टिव से। तो बहुत ही करंट ओरिएंटेड ये क्वेश्चन है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप देखोगे समय रैना की कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद आप देखोगे कई और कंट्रोवर्सीज हुई है सोशल मीडिया के ऊपर या इन जनरल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, राइट, एंड टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, it is on fire all the time and there are a lot of controversies generating from the social media. उसका इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूज चैनल्स to feed their consumers, right? So there is an ethical dilemma with respect to use of social media for interaction, right? तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जा सकता है, तो मेजरली आपको एथिकल डिलेमा पूछा गया। सो यू कैन स्टार्ट विद द सोशल मीडिया इटसेल्फ, राइट, द नेचर ऑफ सोशल मीडिया। तो शॉर्ट में आप सोशल मीडिया का नेचर डिस्क्राइब करते, राइट, मोटा मोटी डिफाइन करते हैं उसको कि ये आपकी वॉइस को एम्पलीफाई करता है, उसको वेलोसिटी देता है, जो नॉर्मल कन्वर्सेशन हुआ करता था, इंटरेक्शन हुआ करता था, इसको ये बहुत एफिशिएंट बना देता है इन दैट सेंस, राइट। बट देन देयर आर सम एथिकल चैलेंजेस, तो पोज है एथिकल क्वेश्चन। इस तरह आप बहुत ही जनरली स्टार्ट कर सकते हैं, देन डायरेक्टली कम टू द पॉइंट
एथिकल डिलेमा पूछा गया, राइट। आपको तो सारे एथिकल डिलेमास आपको बताने हैं। तो कौन से डिलेमास है? आप एक तरफ वायरलिटी का एक इशू है कि आपको अगर कोई खबर वायरल करनी है, राइट, तो आप देखोगे those things are becoming more viral which are provocative and at times not completely true, right? तो जो बहुत ही स्कीव्ड इंफॉर्मेशन होती है वो ज्यादा वायरल हो जाती है। तो ट्रूथ वर्सेस वायरलिटी ये हमेशा डिलेमा रहता है इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से, या इवन राइट इलेक्शन, मतलब मोटा मोटी इलेक्शन के अराउंड जो नैरेटिव सेट किया जाता है उसमें भी आपको ये चीज दिखाई देगी, एज वेल एज राइट जैसे सिचुएशन में भी ये दिखाई देता है। देन देयर इज एन इशू ऑफ फ्री स्पीच कि हमें चाहिए कि फ्री स्पीच हो ऑन सोशल मीडिया, बट एट द सेम टाइम कंप्लीट फ्री स्पीच दे देंगे तो जो सोसाइटीज है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, राइट। कुछ सोसाइटीज बहुत पीछे रह गई इन टर्म्स ऑफ सिविक सेंस, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रीटिंग थिंग्स as per the proportionality principles, right? तो that it lead to harm at times. तो hate speech, harassment, doxing, इस तरह के issues, right? Then there is privacy versus surveillance, that we want to be things to be private, but at the same time we want things to be customized. तो हम कई सारे डेटा, हमारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कॉर्पोरेट हमारे ही इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके कई बार हमारे खिलाफ काम करती है, राइट। तो सर्विलांस वर्सेस प्राइवेसी का इशू है। ऑटोनॉमी, एवरीवन फील कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके दे हैव बिकम ऑटोनॉमस, राइट, बट एट द सेम टाइम दे हैव बिकम एडिक्टेड टू इट, राइट। तो एडिक्शन वर्सेस ऑटोनॉमी एक है। इक्वालिटी वर्सेस एल्गोरिथम बायस, सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं फॉर बिजनेस पर्पसेस, फॉर मार्केटिंग एंड सो एंड सो फोर्थ, बट क्या सोशल मीडिया पूरी तरह से अनबायस्ड है? क्या हर एक व्यक्ति के पास इक्वल रीच है? एल्गोरिथम बायस होते हैं। आप देखोगे ट्विटर कह रहा है कि एप्पल जो है उसको खुद को जो है प्रमोट करता है, एप्पल ट्विटर को कहता है कि आप, एलन मस्क को कहता है आप खुद को प्रमोट करते हैं ट्विटर पे। तो इस तरह जो है एक एल्गोरिथमिक बायस है। कोई ऐसा नहीं है कि आपका कंटेंट के हिसाब से आपको जो है रीच मिलेगी, जरूरी नहीं है, राइट। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी वर्सेस एनोनिमिटी, राइट। आप देखोगे जो ट्रोल्स होते हैं वो एनोनिमस होते हैं, अपना नाम सामने नहीं रखते, राइट। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं बन पाती, राइट। एंड इफ यू वांट इट टू बी अकाउंटेबल, एनोनिमिटी नहीं चाहिए हमें, राइट। तो देयर इज एन डिलेमा अराउंड इट, सम पीपल वांट टू बी एनोनिमस। तो एथिकल डिलेमा बता दिया, अब वे फॉरवर्ड बता दीजिए कैसे इस, आपको अगर फिर भी पूछा भी नहीं गया कि वे फॉरवर्ड बताए, फिर भी आपको वे फॉरवर्ड बताना है। आपने बस एक इश्यू डिस्कस नहीं करना है, उसको सोल्यूशन भी देना है। सोल्यूशन बेस्ड ये पेपर है, आपसे सोल्यूशन एक्सपेक्टेड है। शॉर्ट में रखे उस चीज को बट बताए। तो यहाँ पे आप वे फॉरवर्ड में बता सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऑडिट होनी चाहिए एल्गोरिथम की स्पेशली, राइट। क्लियर कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स, कंसेंट होना चाहिए। आपका कोई डेटा अगर ले रहे हैं, कंपनी हो या कोई और हो, तो आपसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए। एज अप्रोप्रिएट कंटेंट मिलना चाहिए, राइट। ड्यू डिलीजेंस होना चाहिए। इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, यानी ओवरसाइट करना चाहिए सोशल मीडिया पे। कई सारे लोग रेजिस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट ओवरसाइट ना करे, वो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को, हमारे ऊपर जो है कहीं ना कहीं पाबंदी लगा सकती है, राइट। बट देयर हैज टू बी सम लेवल ऑफ ऑडिट। वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो शायद गवर्नमेंट का ना हो या कॉर्पोरेट का ना हो, कोई जो एक जो है सुजन लोग है वो मिलके उसको ऑडिट करे, राइट। डिजिटल लिटरेसी एंड मीडिया लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा असमानता दिखाई देती है। जो गांव के लोग हैं या फिर जो पढ़े लिखे नहीं है, राइट, दे मे नॉट बी इनफ लिटरेट टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज डिजिटल मीडिया एंड नॉट हार्म देमसेल्फ और अदर्स, राइट। तो मोटा मोटी कंक्लूजन हमेशा एक बैलेंस होना चाहिए कि लिबर्टी के साथ हार्म प्रिवेंशन ये तरीका हो सकता है। तो आपको डिजाइन, रेगुलेशन और सिविक एथिक्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अब ये एक क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट टू इजी कह सकते हैं। अब एज यूजुअल आप देखोगे स्लीपी क्लासेस कई सारे कोर्सेज चलाती है, अपने टेस्ट सीरीज चलाती है, राइट। तो कहीं ना कहीं हमारे ध्यान में भी होता है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन बना लेते हैं, कोई कंटेंट सिखा देते हैं, राइट। तो ये हेल्प कर देता है स्टूडेंट को। आप देखोगे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा इशू चल रहा था, राइट। तो समय रैना का इशू था। तो एथिकल कंसर्न जो है विद रिस्पेक्ट टू सोशल मीडिया ये हमेशा से रहता है। तो अगर आप कोई टेस्ट सीरीज लगाते हैं या फिर आप इवन वीडियो देखते हैं कि कहीं पे यूट्यूब पे और कोई एक इशू है, तो इशू तो आपको मिल जाएगा, राइट। उसका कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन भी बन जाएगा, उसके ऊपर क्लासेस क्वेश्चन बना देगी, राइट। बस उस इशू को इंपॉर्टेंट मानना। कई बार क्वेश्चन वैसे के वैसे नहीं पूछे जाते, बट इशू तो आपको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर क्लासेस इशू पूछ रहे हैं, राइट। हम मेन से डे प्रोग्राम चलाते हैं, तो उसमें आप देखोगे कि कोई इशू पे हमने क्वेश्चन बनाया, तो उस इशू को पकड़िए, राइट, और उसको थोड़ा सा और ब्रॉडली आप समझने की कोशिश कीजिए कि कौन सी और चीजें हो सकती है जो मैं इसके साथ लिंक करूं, क्योंकि इशू तो पता है मुझे इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो इस तरह आप अपने प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं, राइट। तो हमने भी एक सोशल मीडिया के ऊपर एक क्वेश्चन बनाया था, हालांकि वैसे के वैसा नहीं है, बट ऑफ कोर्स ये हेल्प करता है आपको, एटलीस्ट एक ग्राउंड क्रिएट करता है जिसके ऊपर आप फिर बाद में बाकी के टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, राइट। सो इसके अलावा एक केस स्टडी पूछी गई थी जिसमें यही चीज पूछी गई थी, एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन यूज एंड और मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया, ऑफ कोर्स। तो वो भी हेल्प कर लिया। तो टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, उसके ऊपर
आप आंसर बना सकते थे अगर आपने कोई उस क्वेश्चन को सॉल्व किया होता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहा गया है एक नेचुरल सेंटिमेंट नहीं है, राइट। ये जब आएगा दिमाग में ऐसा कोई क्वेश्चन तो सीधे अम्बेडकर आ जानी चाहिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर। उनकी जो व्याख्याएं है, राइट, या उन्होंने जो भी ओपिनियन रखा है, दैट बिकम्स काइंड ऑफ एन अथॉरिटी, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट अ न्यूट्रल सेंटिमेंट, एक नेचुरल सेंटिमेंट नहीं है, बट अ प्रोडक्ट ऑफ civil education and adherence of rule of law. Examine the significance of constitutional morality for public servant, highlighting the role in promoting good governance and ensuring accountability in public administration. क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मोटा मोटी क्या कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक नेचुरल चीज नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हम सबको आती है या हम सब समझ पाते हैं, जो भी आम जनता है, पब्लिक हो या फिर इवन प्रशासन के लोग, राइट, इसको डेवलप करना पड़ता है सिविक एथिक्स के द्वारा, एडहेरेंस टू रूल ऑफ लॉ के द्वारा, राइट। अब आपको एग्जामिन करना है किस चीज को, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉर हुम, फॉर पब्लिक सर्वेंट। तो आपका एंकर कौन है, पब्लिक सर्वेंट है, राइट, पब्लिक नहीं, पब्लिक सर्वेंट के पर्सपेक्टिव से बताया गया। तो पब्लिक सर्वेंट के पर्सपेक्टिव से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सिग्निफिकेंस बताना है इन प्रमोटिंग व्हाट, इन प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस अगर हमें चाहिए तो कैसे ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमें हेल्प कर सकती है। गुड गवर्नेंस एंड एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, तो तीन इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, एक है गुड गवर्नेंस और तीसरा है अकाउंटेबिलिटी, राइट। तो ये जो कीवर्ड्स है ये आपके आंसर के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, राइट। तो अगर हम देखें, मैंने कहा कि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप पीवाईक्यू करें, आप क्लासेस करें या ना करें, पीवाईक्यू तो जरूर करें, राइट। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको बता देता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक्स पे मुझे पढ़ना है या फिर किन टॉपिक्स को मुझे कवर करना है, राइट। और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व ना करें, वो जो इशू है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की इशू है, राइट, इसको थोड़ा और डिटेल में व्यापक तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो इफ यू हैव गॉन थ्रू 2019 क्वेश्चन, व्हाट इज द मेंट बाय टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, हाउ डज वन अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, अब इसको ही हमको और ज्यादा जो है लिंक्स क्रिएट करने, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैसे हेल्प करता है आम जनता को, प्रशासन को, राइट। इस तरह आप इसको अलग अलग तरीके से अगर आप डाइवर्सिफाई करेंगे तो आपके पास रेडीमेड आंसर मटेरियल बन जाएगा, राइट। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था 2022 में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इन 30 वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, और भी कई सारे शब्द थे उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, राइट। सो अगेन गोइंग बैक टू द सेम थिंग, पीवाईक्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस क्वेश्चन में जैसे मैंने कहा कि सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहा गया है और कैसे ये प्रमोट करता है गुड गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी को, तो यू कैन जस्ट स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। व्हाट डू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, मोटा मोटी इसका अर्थ क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स है उसको एडहेयर करना, राइट, और वो आपको गाइड करेगा टू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अपने शब्दों में लिखिए, बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे अंबेडकर जी को साइड करें, उन्होंने इसके ऊपर बात की थी, उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी नेचुरल नहीं है हमारे समाज के लिए, राइट, इसको हमें सिखाना पड़ेगा लोगों को, राइट। तो ऐसा कुछ उन्होंने कहा था, तो आप अपने थोड़ा उसको रिफ्रेश करके अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं, पैराफ्रेजिंग अंबेडकर ऐसा कह के लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बता दी। अब पब्लिक सर्वेंट के लिए इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि आप अपने पर्सनल और पॉपुलर प्रेशर के ऊपर हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को रखेंगे, राइट। लॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन ओवर लॉयल्टी टू पर्सन, इवन ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट मैटर, राइट। ड्यू प्रोसेस रखेंगे, आर्बिट्रेरीनेस नहीं होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट। डिसेंट को आप कहीं ना कहीं टॉलरेट करेंगे थोड़ा बहुत, राइट, या कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियोटिज्म के ऊपर आप फोकस करेंगे। मोटा मोटी कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी वैल्यूज है, प्रिंसिपल्स है, उसको फॉलो करना है, राइट। तो आप दो तीन चीजें बता सकते हैं यहाँ पे, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ लॉ वगैरह, इनको एडहेयर करना है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉर पब्लिक सर्वेंट, राइट। ये आपने बता दिया। इसके बाद उसको लिंक करना है विद गुड गवर्नेंस, क्योंकि आप बताया गया कि ये इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि ये प्रमोट करता है गुड गवर्नेंस। तो कैसे प्रमोट करता है, तो आपको लिंक करना है विद गुड गवर्नेंस एज वेल एज लिंक करना है विद अकाउंटेबिलिटी। तो गुड गवर्नेंस को कैसे ये प्रमोट करता है, तो रूल ऑफ लॉ जो है उसको एडहेयर किया जाएगा, राइट। अगर रूल ऑफ लॉ को एडहेयर किया जाएगा तो प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाएगी इन हाउ गवर्नमेंट फंक्शंस, राइट। और प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाएगी तो फेयरनेस उससे बिल्ड होगा, राइट। तो फेयर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, राइट। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी होगी, पार्टिसिपेशन होगा, इक्विटी और इंक्लूसिवनेस को जो है वो एडहेयर किया जाएगा, राइट। तो ये सारा जो कीवर्ड्स है, राइट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंट, ये दीज आर ऑल something that defines what is good governance। तो good governance के अराउंड 7 to 8 प्रिंसिपल्स है, उसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सारी चीजें आ जाती है, राइट। यू हैव टू जस्ट ड्रॉप दिस कीवर्ड्स। अब ये इसको अकाउंटेबिलिटी से भी लिंक करना है आपको, राइट। सो लीगल अकाउंटेबिलिटी एंश्योर होगी इफ यू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स, राइट। आरटीआई को आप इंपॉर्टेंस देंगे, कोई अगर आपसे आरटीआई इंफॉर्मेशन चाहता है, राइट,
इसके अलावा CAG CBC को कंप्लाई करेंगे, राइट। अकाउंटेबिलिटी आप इंश्योर करेंगे, लोग आपके सामने जो है अपनी ग्रीवांसेस लेके आएंगे तो आप उसको यू विल पे ईयर टू इट, राइट। You will address their issue, you will proactively ensure audit system in your organization, right। ethical accountability maintain करेंगे आप, यानी code of conduct follow करेंगे, whistleblower protection, right, personal integrity भी, right। तो conclusion में आप ये मोटा मोटी कह सकते हैं कि what is expected is impartial, right respecting governance, right। अगर ये आपने कर लिया तो what happens is you ensure constitutional morality, so it anchors on these things that you are impartial and you respect right full governance, right। तो राइट बेस्ड अप्रोच को हमेशा आगे रखेंगे, तो इस तरह इसे आंसर किया जा सकता है, एज सिंपल एज दैट। तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का ये आंसर है। अब हमने जैसे मैंने कहा टेस्ट सीरीज में हमने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था, डायरेक्टली नहीं। कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन सुपरसीड्स इंडिविजुअल मोरालिटी एंड पर्सनल बिलीफ, राइट। उसका भाव वही है कि आप जो इंडिविजुअल मोरालिटी है या आपके पर्सनल बिलीफ्स है या इवन मेजोरिटेरियन मोरालिटी है, उसके ऊपर आपको कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन दिखाना है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को एडहेयर करना है, आपको इसको डिस्कस करना है, राइट। तो यहाँ पे यू कैन आर्ग्यू व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर पब्लिक रूल। ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है स्लीपी क्लासेस का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा कोड बेस्ड क्वेश्चन है। कार्ल वॉन क्लाउज़विट्ज, इन्होंने कहा है वॉर इज डिप्लोमेसी बाय अदर मीन्स, क्रिटिकली एनालाइज द अबव स्टेटमेंट इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट ऑफ कंटेम्पररी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। तो थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ उसके बीच में कहीं ना कहीं है। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस कोट मींस देन इट बिकम्स मॉडरेट, इफ यू डोंट देन इट बिकम्स टफ, राइट। कोट क्या है? कोट वैसे प्रशियन जो एक थिंकर थे, इवन ही वाज अ मिलिटरिस्ट, इन्होंने ये कोट दिया है, वॉर इज डिप्लोमेसी बाय अदर मीन्स, वॉर इज डिप्लोमेसी बाय अदर मीन्स, यानी वॉर तरीका है टू सेटल थिंग्स। डिप्लोमेसी से हम सेटल करते थिंग्स, राइट, बट वॉर भी एक तरीका है टू सेटल थिंग्स, ऐसा कहा गया है मोटा मोटी। इसका अगर अर्थ समझ में आ जाए then you are able to write with that particular question, right। इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली एनालाइज करना, यानी ऑफ कोर्स जब भी हम क्रिटिकली एनालाइज कहते हैं तो उस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा डीपर लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं और उसके अलग अलग पहलू को हम सामने रखते हैं, राइट। तो you will give some argument for this particular statement as well as you will give some argument against this statement, right। So you have to do this in present context, right। तो present context में आपको ये आंसर करना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो यू अंडरस्टैंड दिस सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चन डू कम, राइट। रशिया यूक्रेन के ऊपर 2022 में एक क्वेश्चन आया था, इसी तरह का क्वेश्चन आया था जिसमें एथिकल इश्यूज की बात की गई थी। व्हाट आर द एथिकल इश्यूज व्हेन इट कम्स टू लॉन्चिंग वॉर, राइट। तो वॉर इज डिप्लोमेसी बाय अदर मीन्स, तो इसमें हम फॉर और अगेंस्ट दोनों लिखेंगे, राइट। तो अगेंस्ट का पार्ट जो है आप पहले से प्रिपेयर्ड रहते अगर आपने ये इशू या ये क्वेश्चन सॉल्व किया होता, राइट। तो इस तरह आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हेल्प करते हैं। यू हैव टू एटलीस्ट लास्ट 5 to 6 years क्वेश्चन आपको करने चाहिए, राइट। यहाँ पे आप देखोगे ज्यादातर 2016 से लेके अब तक के क्वेश्चंस में से कई क्वेश्चंस बने हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो कैसे करें? तो जो भी एक फ्रेज है या एक कीवर्ड है जो शायद थोड़ा डिफिकल्ट, उसको एक्सप्लेन कर दे, उसको रिफ्रेज कर दे अपने शब्दों में, राइट। दैट विल ऑल्सो गिव अ गुड किक स्टार्ट, राइट। सो यू कैन जस्ट talk about the idea of state by Karl. What he's saying is war as continuation of politics, की डिप्लोमेसी का ही ये कंटिन्यूएशन है, राइट। जब डिप्लोमेसी फेल हो जाती है तो वॉर या फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट। तो कंटेम्पररी कंटेक्स्ट से जोड़े, क्योंकि कंटेम्पररी कहा गया है, तो आप देखोगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, राइट। हाइब्रिड वॉर हो रहे, यूक्रेन रशिया के अंदर जाता है और ड्रोन्स को लॉन्च कर देता है, राइट। ड्रोन वॉरफेयर हो रहा है, प्रॉक्सी वॉर हो रहा है, पाकिस्तान जो करता है, इन्फो ऑप्स, इंडिया और पाकिस्तान में इन्फो ऑप्स हुआ था, राइट। इंफॉर्मेशन वॉर चल रहा था, साइबर, ये तो है ही, न्यूक्लियर डिटरेंस भी है। इसके अलावा एक और चीज की जा रही है इंडिया और यूएस के बीच में, ये अभी एट दिस पॉइंट ऑफ चल रहा है, दैट इज यूज ऑफ फाइनेंसेस, राइट। इकोनॉमिक सैंक्शंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। सो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। ऐसी सिचुएशन में इस पर्टिकुलर आइडिया को अभी हमें एनालाइज करना है, क्रिटिकली एनालाइज। सो फॉर आर्ग्यूमेंट हम देंगे ऑफ कोर्स, तो डिटरेंस के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, पाकिस्तान के साथ हमने किया ही, राइट। अपने सोवरेनिटी को डिफेंड करने के लिए, एग्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, सिग्नल करने के लिए कि अभी सब खत्म हो गया डिप्लोमेसी, अब हमें जाना ही पड़ेगा, सारे हमने प्रयास कर लिए है डिप्लोमेसी के, जब ये सारे एग्जॉस्ट हो जाते देन वी हैव टू, देन देयर आर प्रिंसिपल्स, जस्ट वॉर प्रिंसिपल्स, राइट, जस्ट एड बेलम, जस्ट इन बिलो, इनको हम बहुत डिटेल में अपने लेक्चर्स में पढ़ते हैं। मोटा मोटी क्या है कि इफ यू वांट टू गो टू वॉर, राइट, so what are the principles that you have to adhere to? When is it suitable to go to war? And when you are in war, what measures you have to take, right?
व्हाट मेजर्स यू शुडंट बी टेकिंग, राइट। तो आपके एक्शंस को गाइड करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो जस्ट वॉर थ्योरी वो प्रिंसिपल्स देती है। अब इस आइडिया के अगेंस्ट भी आपको पॉइंट देने, तो व्हाट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इट, तो आप बताएंगे कि देयर आर यूएन कन्वेंशंस, चार्टर्स जो कहते हैं आपको कि वॉर शुड बी द लास्ट रिसोर्ट। वो डिप्लोमेसी का एक्सटेंशन नहीं है, वो डिप्लोमेसी जब एग्जॉस्ट हो जाती है तब आपको करना पड़ता है वो, राइट। सो सिविलियन हार्म, प्रोपोर्शनलिटी फेलियर, राइट, लॉन्ग टर्म ब्लो बैक, इन सारी चीजों को, इवन लेजिटिमेसी, हम जब वॉर में कूद जाते हैं, राइट, उस समय पेट्रियोटिक फीलिंग बहुत होती है, बट बाद में जब हम रीअसेस करते हैं वी गेट टू नो दैट हमारी लेजिटिमेसी कहीं ना कहीं कम हो रही है इन दी इंटरनेशनल सर्कस, राइट। सो दैट यू हैव टू लुक इनटू इट, राइट। तो आप ये आर्ग्यूमेंट्स दें, कंक्लूजन में आप यू कैन कम बैक टू योर ओरिजिनल पॉइंट कि वॉर ही हमेशा लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए, इट हैज टू बी लास्ट रिसोर्ट, जब आप बाकी सारी चीजें कर लें। और वॉर भी जब आप यू आर इन वॉर, यू हैव टू एंश्योर कि एथिकल प्रिंसिपल्स आप फॉलो करें, क्योंकि लेजिटिमेसी को मेंटेन करना है, राइट। प्रोपोर्शनैलिटी, प्राइमेसी ऑफ, भले ही आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आपको कहे कि आपको कूद जाना है, अंदर घुस जाना है, राइट, नहीं, प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल एंश्योर करना है, जो कि हमने शायद सिंदूर में किया, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू एंड। अब ये क्वेश्चन क्यों आया, कई सारे आर्टिकल्स आए इसके ऊपर और रिसेंटली इशू भी था, तो हम कई सारे आर्टिकल्स हमारे करंट अफेयर्स के मॉड्यूल में, जो कि हमारे कोर्स का हिस्सा है, उसमें डिस्कस करते हैं। सो वॉर एंड एथिक्स कैन बी जस्टिफाई वॉर, इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया फ्रॉम डिफरेंट प्रिंसिपल्स, डिफरेंट थियोरीज गिवन बाय डिफरेंट स्कॉलर। देन देयर वाज अनदर, this came in October 2024, then in May 2025 there was another article that we discussed, ethics of wars, just state action, analyzing India's moral stand on cross border strike, right. So ये आप अपने एंड से भी कर सकते हैं, कई अच्छे आर्टिकल आते हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदू में, राइट। यहाँ पे हम डिस्कस तो करते ही हैं इन आवर कोर्सेज। इसके अलावा वी हैड अ क्वेश्चन इन टेस्ट सीरीज, हमारा जो फुल लेंथ टेस्ट है उसमें ये क्वेश्चन था, वॉर ऑफन परसिस्ट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन with where legal action may still be ethically questionable, right, critically examine ethical principle that should guide conduct during armed conflict। तो वही चीज है कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट है या ऑफ वॉर, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, राइट, कि ऑफ कोर्स वॉर जाना कई बार आपका राइट होता है, जब आपको आपके ऊपर कोई चढ़ाता है, राइट, सम सिचुएशन, और इवन इन दैट सिचुएशन यू हैव टू एंश्योर कि कुछ प्रिंसिपल्स को एडहेयर करें, व्हेन वी गो टू वॉर वी हैव टू एंश्योर सम प्रिंसिपल्स, राइट। तो उसके बारे में ये क्वेश्चन था। Then there was another question related to national security। कहा गया कि keeping national security in mind, examine the ethical dilemma related to controversy over environmental clearance of development project in ecological sensitive border area in the country। Basically question क्या है कि जो border area है हमारा, especially जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है या कई सारे border areas जो है, वहाँ पे आप देखोगे there are ecological sensitive area, right। अब इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है तो उनको क्लियर करना, उन एरियाज को क्लियर करना, फॉरेस्ट को क्लियर करना फॉर एनीथिंग, राइट, फॉर डेवलपमेंट, फॉर इवन सिक्योरिटी पर्पस, हमको रोड कंस्ट्रक्ट करने या, राइट, दैट इज अ बिग चैलेंज, राइट। सो कीपिंग नेशनल सिक्योरिटी इन माइंड, राइट, एग्जामिन, यानी पहले ही आपको एक आइडिया दे दिया कि नेशनल सिक्योरिटी को आपको कहीं ना कहीं प्राथमिकता नहीं है। सो इस तरह के जो शब्दावली है, राइट, उसको आपको ध्यान रखना है। कीपिंग नेशनल सिक्योरिटी इन माइंड, एग्जामिन द एथिकल डिलेमा, यानी प्रायोरिटी तो आपको नेशनल सिक्योरिटी को देना है, राइट, उसमें आप एथिकल डिलेमा को आप जो कंट्रोवर्सी है अराउंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं नियर द बॉर्डर एरिया विच इज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, तो उसको जब क्लियरेंस मिल जाता है कि हाँ यू कैन गो अहेड, उसके अराउंड जो एथिकल डिलेमा है उसको आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, राइट, एग्जामिन करना है। तो एनवायरमेंटल एथिक्स के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते, तो 2015 में पूछा गया था, राइट, 2022 में, इवन 2024 में, मतलब रिसेंटली डेवलपमेंट और एनवायरमेंट के बीच में जो, राइट, सेम शब्दावली है, राइट। तो वही चीजें आपको बार बार पूछी जाती है विद डिफरेंस, थोड़ा सा टच अलग कर देते, सिचुएशन थोड़ा सा अलग कर देते, मोटा मोटे प्रिंसिपल्स और फ्रेमवर्क्स तो वही रहेंगे, सिचुएशन में चेंजेस आएंगे, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे एथिकल डिलेमा इज इंपॉर्टेंट कीवर्ड, आपको एथिकल डिलेमा ही डिस्कस करना है, राइट, व्हेन इट कम्स टू एनवायरमेंट क्लियरेंस ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नियर बॉर्डर एरिया। सो इंट्रोडक्शन में यू कैन फ्रेम द टेंशन, जो टेंशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस इशू, कि एक तरफ आपको बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, बट एट द सेम टाइम फ्रेजाइल इकोलॉजी है, तो देयर इज अ चैलेंज दैट यू हैव टू नेविगेट, राइट। इसको इस तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं, फिर एथिकल डिलेमास बता सकते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ एथिकल डिलेमास कम्स इन योर माइंड। सबसे पहले अर्जेंसी, राइट, इट्स अ बॉर्डर एरिया, यू हैव टू सिक्योर इट एंड यू हैव टू डू इट वेरी फास्ट। दूसरी तरफ ड्यू प्रोसेस, अर्जेंसी करते हैं तो कई बार प्रोसेसेस को फॉलो नहीं करते, जैसे एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की बात कर सकते हैं आप, राइट।
तो वो फॉलो नहीं होता कई बार। सिक्योरिटी, सीक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया है वहां पे कोई भी काम गवर्नमेंट करती है थोड़ा सा वो खुल के नहीं करती, राइट, बिकॉज द एनिमी स्टेट ऑल्सो नोज what you are doing, right? They don't want the enemy state to know. तो एक हमेशा सीक्रेसी मेंटेन की जाती है, कई सारी इंफॉर्मेशन को सामने नहीं लाया जाता टू दी सिटीजन, राइट। तो वो सीक्रेसी वर्सेस ट्रांसपेरेंसी, ये हमेशा एक चैलेंज रहता है, क्योंकि सिविल सोसाइटी हो, पब्लिक हो, लोकल पॉपुलेस हो, राइट, दे वांट टू नो, राइट, बिकॉज देयर लाइफ इज गेटिंग इम्पैक्टेड। इसके अलावा नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस इंडिजीनियस एनवायरमेंटल राइट्स, वहाँ के जो ट्राइबल लोग होंगे या फॉरेस्ट ड्वेलर्स होंगे या एनवायरमेंट जो है वहाँ के जो प्राणी मात्रा है उनके भी राइट्स है, राइट। उन दोनों के बीच में नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस इनके बीच में भी हमें एक टेंशन दिखाई देती है। शॉर्ट टर्म रेडीनेस वर्सेस लॉन्ग टर्म डिजास्टर, राइट, कि अभी हमने डेवलपमेंट कर दिया बट दीज एरियाज आर प्रोन टू लैंडस्लाइड, दे आर प्रोन टू फ्लडिंग एंड सो फोर्थ, राइट। तो दैट डिलेमा इज ऑलवेज देयर, दैट डाउट इज ऑलवेज देयर। देन देयर इज अ कंप्लायंस वर्सेस स्ट्रेटेजिक एक्सेप्शनलिज्म इशू, राइट, कि रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए हर चीज में, राइट। अभी हमने एक रूल ऑफ लॉ के ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, राइट, बट एट द सेम टाइम कई बार हमें एक्सेप्शन भी देने पड़ते हैं, स्पेशली जब नेशनल इंटरेस्ट, सोवर्निटी दाव पे हो, राइट। तो इस तरह आप कुछ डिलेमास बता देंगे, वे फॉरवर्ड बताएंगे, राइट। आपको वे फॉरवर्ड क्या पूछा गया था, यहाँ पे आपको एग्जामिन करने को कहा गया था एथिकल डिलेमा को, राइट। आपने एग्जामिन करा बट वे फॉरवर्ड बताएंगे हम। वे फॉरवर्ड में क्या बताना है आपको, बेसिकली जो भी इश्यूज आपने डिस्कस किए उसमें से कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो स्टडी करनी जरूरी है, इकोलॉजिकल स्टडी, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट स्टडी करनी जरूरी है, ये बताएंगे आप, राइट। डेटा पब्लिश नहीं कर सकते तो ऐसा डेटा पब्लिश करें जो सेंसिटिव नहीं है, राइट, जितना हो सके उतना पब्लिश करें, जो नहीं कर सकते तो वो तो नहीं करना है, राइट। तो पब्लिश नॉन सेंसिटिव डेटा बाय योरसेल्फ, राइट। इसके अलावा मिटिगेशन हायरार्की बहुत जरूरी है, यानी जहां पे हो सकता है वहां पे अवॉइड करें, राइट, जहां पे अवॉइड नहीं कर सकते वहां पे मिनिमाइज करें अपने इम्पैक्ट को, राइट। जहां पे आप कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राइट, और उसकी वजह से वहां के एरिया को इम्पैक्ट हो रहा है तो उसको रिस्टोर करने की कोशिश करें थ्रू फॉरेस्टेशन वगैरह वगैरह, और ऑफसेट करने की कोशिश करें, जो भी इम्पैक्ट है उसको दूर करने के लिए आप कहीं और भी पेड़ लगाए, राइट, कंपल्सरी एफॉरेस्टेशन एक्ट जो है हमारा उस तरह से। इसके अलावा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, जो भी आप बना रहे हैं, राइट, पब्लिक पर्पस के लिए या सिक्योरिटी पर्पस के लिए, यू हैव टू मॉनिटर, पेनलाइज इफ some norms are broken by developers, by private company, by government officers, right, ऑडिट करे उन चीजों को। कम्युनिटी कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट, जो पंचायत है, जो ट्राइबल एरिया के जो लोग हैं, यू हैव टू टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस, राइट। और बेनिफिट शेयरिंग, जो भी डेवलपमेंट का बेनिफिट होगा वो उनके साथ शेयर करना जरूरी है, राइट। अदरवाइज क्या होता है, उनके साथ शेयर नहीं होता, दे आर ऑलवेज ऑन द मार्जिन्स। तो इस तरह आपने कुछ वे फॉरवर्ड, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स बता दिए। कंक्लूजन में हमेशा ये पॉइंट रखेंगे, लीस्ट हार्म पाथ, ये हमें चूज करना है, ऑलवेज सीक लीस्ट हार्म पाथ, राइट। जब भी डेवलपमेंट और इकोलॉजी के बीच में कोई भी द्वंद आता है, यू कैन एंड विद दिस, कि हमेशा लीस्ट हार्म पाथ, यानी सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी ये साथ में जा सकती है, ऐसा बता के आप इसे एंड कर सकते हैं। सो दैट वाज द क्वेश्चन। अब मैंने जैसे कहा कि वी ऑल्सो टेक मेन्स अ डे, आप देखोगे, आपने देखा भी होगा कुछ वीडियोस यूट्यूब पे हम लेते हैं जहाँ पे हर रोज एक कोई क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है, राइट। तो मेंस डे में मैंने रिसेंटली आप देखोगे 12 जून को डिस्कस किया था, एथिकल challenges involved in managing conflict arising between environmental sustainability and development goal in administrative policy making. ये भी तो एक administrative policy making है, यानी आपको infrastructure बनाना है in the border area, right? So that's a policy, that's a executive order, right? And then there are some challenges when it comes to ecology and development, right? तो इस तरह का क्वेश्चन हमने करा था, अगर आपने करा होगा तो you would find it yourself in a better position, right? Then there were quotation based question, हमेशा आते हैं अराउंड 3 क्वेश्चन आते हैं, मोटा मोटी आपको कुछ कोट्स दिए जाते हैं by some thinkers that you know, by some thinkers that you may not know. Expectation क्या है कि what do you understand by the quotation? You may not know about that thinker, but you can still give a valid answer. You have to interpret it. You have to give your own interpretation. Of course, the interpretation will vary, but मोटा मोटी कुछ चीजें कॉमन होगी, राइट, उसको हमें इंश्योर करना है। तो मोटा मोटी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, given below the 3 quotation of great thinkers, what do each of these quotation convey to you in present context? Present context में इनका क्या महत्व है, यानी आपको रेलेवेंस बताना है, आज की डेट में उसका रेलेवेंस क्या है वो बताना है, राइट। सो एक कोट है, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर कोट है, और कई बार माइंड बेंडर भी कोट है कहा जा सकता है इसको, क्योंकि यू डोंट फॉलो इट थ्रू इफ यू हैव सिमिलर वर्ड्स in a line, right? Those who in untroubled are will trouble itself.
थिरुवालुवर। अब ये थिरुवालुवर कौन है, हम सब पढ़ते हैं हिस्ट्री में, बेसिकली साउथ इंडिया के हैं, तमिल के हैं, बिग पोएट फ्रॉम पास्ट, राइट। तो उन्होंने ये कहा है कि दोज हु इन ट्रबल अनट्रबल्ड, यहाँ पे कॉमा दे दीजिए, दोज हु इन ट्रबल अनट्रबल्ड आर विल ट्रबल ट्रबल इटसेल्फ, राइट। तो जो लोग ट्रबल में या डिफिकल्ट सिचुएशन में अनट्रबल्ड है, उनको उससे बॉदर नहीं होता, दे डोंट लूज देयर माइंड, विल ट्रबल, वो खुद ट्रबल करेंगे ट्रबल को, यानी जो भी चीज उनको ट्रबल कर रही है उसके लिए वो ट्रबल बन जाएंगे, राइट। यानी वो उस प्रॉब्लम से अच्छे से डील कर पाएंगे, दे आर डोमिनेंट इन ऑन दैट प्रॉब्लम इटसेल्फ, राइट। तो ये कोट है, आप देखोगे यहाँ पे आप इमोशनल इंटेलिजेंस देख सकते हो, यहाँ पे एटीट्यूड देख सकते हो, हर चीज देख सकते हो, राइट। तो मैंने कहा कि एटीट्यूड इमोशनल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन नहीं है, कई बार ये क्वेश्चन थोड़े से ऐसे आते हैं, या वो जो थीम है उसको डायरेक्टली वो टच बेस नहीं करते, बट उसी के ऊपर बेस्ड होते, राइट। सो क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। कोटेशन का ही क्वेश्चन था, स्वामी विवेकानंद जी का कोट था, एवरी वर्क हैज टू पास थ्रू हंड्रेड्स ऑफ डिफिकल्टी बिफोर सक्सीडिंग, दोज दैट persevere will see the light, यानी you will find difficulties, you will find trouble, but if you perceive, right, if you are composed, calm and you work on that issue, you can find success। कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है। तो अब आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है इस तरह का, आपने फ्रेमवर्क्स बना लिए, आंसर्स बना लिए, कुछ एग्जांपल्स दे दिए, दो सेम थिंग यू कैन रिप्रोड्यूस इन द एग्जाम पेपर, एक्चुअल एग्जाम पेपर, राइट। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो कैसे इसे सॉल्व करें, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप उस फ्रेज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें इन दी इंट्रोडक्शन, या रीफ्रेज कर दें, राइट। और फिर बाद में बॉडी में उस आइडिया को थोड़ा अनपैक करें, उस आइडिया को थोड़ा अनपैक करें, क्या इसका अर्थ हो सकता है, क्या इसके इंप्लीकेशन होते हैं, फिर बाद में उसका रेलेवेंस बताएं। रेलेवेंस भी दो लेवल पे, एक जनरल रेलेवेंस यानी इन जनरल सोसाइटी, और दूसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए रेलेवेंस, राइट, क्योंकि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है, राइट, ऑफ कोर्स। तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसका क्या रेलेवेंस है वो भी बताएं, राइट। तो आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं विद सेइंग कि इक्वानिमिटी या कामनेस या कंपोजर, राइट, अंडर स्ट्रेस न्यूट्रलाइजेस पावर ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का जो पावर है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है व्हेन यू आर इन काम एंड कंपोज स्टेट, राइट। आपने अपने शब्द में पैराफ्रेज कर दिया उसको, राइट। अब इसकी मीनिंग्स आप थोड़े से अनपैक करेंगे, तो मोटा मोटी क्या कह रहे हैं कि सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपल्सिव रिएक्शन नहीं लेना है, राइट, रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है, काम रहना है, और अगर काम नहीं रहेंगे तो पैनिक जो है वो होगा और फिर वो हार्म मल्टीप्लाई करेगा। मोटा मोटी यू हैव टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि यू आर इन योर senses all the time, right, you are in under control of your emotions and you use your emotions very positively, right, for to build better networks and to succeed in life। अब प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इसका रेलेवेंस बताना है, तो आप देखोगे प्रेजेंट कंटेक्स्ट में तो कई सारे इसके महत्व है, राइट। आप सोशल मीडिया पे कितनी सारा टॉक्सिसिटी देखते हो, राइट। तो it bothers many a times, especially those who are in public domain like teachers, like celebrities and so on and so forth, right। तो social media में not necessarily you are a person of media, but still you may be bothered by the kind of toxicities on the media, but you don't need to be troubled in that sense, you have to maintain calm and composure and be reflective in that sense, right। so you will resist baiting, trolling, किसी भी तरह की क्राइसिस सिचुएशन, वो डिजास्टर हो, राइट हो, पैंडेमिक हो, उसमें आप अपने सेंसेस को मेंटेन रखोगे, यू विल ऑलवेज हैव क्लियर हेड, और आप कई सारे लोगों की जानें बचा सकते हैं। वर्क प्लेस में नेगेटिविटी इज देयर, राइट। सो ऑलवेज think on the facts, not on the emotions, not on biases, you may also have some biases, you have to work on that, right। तो proportionate action निकलेगा। तो आपने प्रेजेंट कंटेक्स्ट में कहाँ बता सकते हैं, आप सोसाइटी में बता सकते हैं, डिजिटल डोमेन में बता सकते हैं, वर्क प्लेस में बता सकते हैं, फैमिली में बता सकते हैं, राइट। अलग अलग स्फीयर में आप कोई पॉइंट बना सकते हैं, राइट। इस तरह आप पॉइंट्स बना सकते हैं। फिर आप बताएंगे पब्लिक सर्वेंट के लिए ये जरूरी है, राइट, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट को प्रेशर में काम करना पड़ता है, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है अपना काम, प्रोसीजर फेयरनेस और रीजन ऑर्डर देना पड़ता है, राइट। कम्युनिकेशन में कई बार जो है आप देखोगे स्पेशली जनरल पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन में कई बार एस्केलेट हो जाती है चीजें, तो उसको डी एस्केलेट करने के लिए अगेन यू नीड दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल, राइट। इसके अलावा मीडिया प्रोवोकेशन बहुत ज्यादा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हर एक समूह के सामने माइक लेके जाते हैं, वो मिनिस्टर हो या ब्यूरोक्रेट हो, राइट, और आपसे एक्सपेक्टेड है कि यू रिमेन पार्टीसन, राइट, नॉन पार्टीसन। सो इस तरह आप अपने आप को, अपने डेकोरम को मेंटेन कर पाएंगे, राइट। सो इस तरह आपने कुछ पॉइंट्स दे दिए। कंक्लूजन में यू कैन अगेन री एम्फसाइज द सेम थिंग कि स्टे स्टडी, थिंक क्लियरली एंड एक्ट राइटली, राइट। अपने हिसाब से कुछ फ्रेज बना लीजिए और उसको उसके साथ आप एंड कर सकते हैं, राइट। तो दैट्स हाउ ट्रबल इटसेल्फ। तो अगेन एज आई टोल्ड यू कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था इन
प्रीवियस ईयर, राइट। तो उसी चीज को हमने फिर से हमारे टेस्ट सीरीज में यूज कर लिया, स्वामी विवेकानंद जी का जो कोट है, राइट, कि दोज दैट परसीव विल सी लाइट सूनर और लेटर। सो यू शुड ऑल्सो do the same thing. Previous year question can become a test material for you. Next quote is, the greatest discovery of my generation is that human being can alter his life by altering his attitude. William James का ये quote है, अमेरिकन थिंकर है। तो you don't need to know about this thinker, right? क्योंकि यहाँ पे आप एक्सपेक्टेड कि आपका इंटरप्रिटेशन क्या, what do you understand by it, right? So क्या कह रहे हैं विलियम जेम्स? वो कह रहे हैं कि जो ग्रेटेस्ट डिस्कवरी है उसके जनरेशन की क्या है, कि ह्यूमन बीइंग जो है अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग देयर एटीट्यूड, राइट। मैंने कहा एटीट्यूड पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट एटीट्यूड पे क्वेश्चन पूछा गया, बट वो मॉरल थिंकर फिलोसोफर के सेक्शन में, राइट। सो ट्राई करती है यूपीएससी टू बी इवन हैंडेड, वो चीज हमें दिखाई दे रही है, राइट। तो इसीलिए कोई चीज छोड़नी नहीं, इवन इफ द ट्रेंड सेज कि यहाँ पे 0-0 है, राइट, क्योंकि जो डेटा कंपाइल किया जाता है उसमें कई बार इट इज नॉट कंप्लीट ट्रुथ, इट इज ट्रुथ बट नॉट कंप्लीट ट्रुथ, राइट। सो what you can do, start with paraphrasing this particular quote itself, यानी अपने शब्दों में सिंप्लीफाई कर दें। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि when you change your attitude you can change your choices, habit and life trajectory। अब इसका कोर मीनिंग क्या है, या फिर इसको अनपैक करें तो एटीट्यूड जो है आपके परसेप्शन को और मोटिवेशन को शेप करता है, राइट। ऑफ कोर्स ये आपके इट इज द लोकस ऑफ योर कंट्रोल, राइट। सो अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, यू विल नेवर फाइंड योरसेल्फ कॉलिंग योरसेल्फ एज अ विक्टिम, राइट। You will always look at yourself as an active agent who can change things not only for himself but also for others, and is responsible in that sense, right? So attitude जो है आपका, वो आपके हैबिट्स को बिल्ड करता है, राइट। आपके परसेप्शन को बिल्ड करता है, परसेप्शन से आपके हैबिट्स को बिल्ड करता है, और हैबिट से आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है। तो इस तरह आप इसको अनपैक करें, इस पर्टिकुलर कोट को, राइट। आपको अनपैक करना है उसको, थोड़ी सी उसकी कड़ियां खोलनी है, राइट। प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इसका क्या महत्व है, तो हेल्थ और लर्निंग के पर्सपेक्टिव से आप ये कह सकते हैं कि आज की डेट में आप देखोगे कि हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो रही है लोगों की, राइट। एडिक्शन हो गया है, ट्विटर का एडिक्शन हो गया है, राइट, सोशल मीडिया का एडिक्शन हो गया है। एग्जाम प्रिपरेशन में ये कोट आपको हेल्प कर सकता है। कोट क्या कह रहा है कि एटीट्यूड चेंज करो, आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स, कि आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है, राइट। फेलियर अगर मिल जाता है लाइफ में, देन अगेन यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड, यू कैन नॉट बी स्टक इन दैट पर्टिकुलर फ्रेम, राइट। सोशल कोहेजन के पर्सपेक्टिव से बता सकते हैं कि आज की डेट में लोग बहुत बटे हुए हैं, कास्ट के लाइन पे, रिलीजन के लाइन पे, हमें एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है, राइट। वी हैव टू लुक एट द ह्यूमनिस्टिक साइड ऑफ थिंग्स, राइट। तो हम पोलराइजेशन से बच पाएंगे, और वी विल फोकस मोर ऑन डायलॉग देन डेरिशियन, राइट। एंड वर्क के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें ऑफ कोर्स वी फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस एट वर्क, राइट। चैलेंजेस से को फेस करना बहुत जरूरी है, आइदर यू सकम टू दिस चैलेंजेस और यू परसीव एंड यू एक्सेल, राइट। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन एटीट्यूड, राइट। तो ब्लेम कल्चर छोड़े और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करें। पब्लिक सर्विस में इसका क्या महत्व है, पब्लिक सर्विस में आप देखोगे सिटीजन सेंट्रिक सर्विस, ये हमेशा हमें मोटो रहता है कि आप सर्विस दे तो यू हैव टू बी सिटीजन सेंट्रिक, राइट। आपका एटीट्यूड चेंज हो गया, अब आप अपने कन्वीनियंस के बारे में नहीं सोच रहे, आप सिटीजन के बारे में सोच रहे हैं, तो डिग्निटी, एम्पैथी और नॉन पार्टिसन कंडक्ट आपका बन जाएगा, राइट। क्राइसिस माइंडसेट आपका बिल्ड होगा। आप देखोगे एक नया व्यक्ति अभी ज्वाइन किया है और उसको कोविड-19 में बोल दिया है कि आपको संभालना है चीजों को, राइट, इन द एडमिनिस्ट्रेशन। सो ही कैन टेक इट एज अभी तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं, राइट, और ही कैन टेक इट एज ये तो अच्छा चैलेंज है, यहाँ मैं बहुत कुछ सीख पाऊंगा, राइट। जब चैलेंजेस होंगे तभी आप सीख पाएंगे। तो सोल्यूशन फोकस्ड आप रहेंगे जब आपका एटीट्यूड सही होगा, राइट। इंटीग्रिटी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि ऑलवेज स्टिक टू द लॉ, टू द रूल एंड टू द प्रिंसिपल्स, राइट, डिस्पाइट lot of temptation. Everyone has a temptation, everyone wants pleasure, all sorts of pleasure, right, but you have to have an attitude of sincerity, right. Conclusion में you can say कि आपको cultivate करना पड़ेगा इस attitude को, enabling attitude को, और आपके फिर आप क्या करोगे, अगर attitude को cultivate करते हैं तो आप अपने कैरेक्टर को उससे अलाइन कर पाएंगे, आपकी ड्यूटी को और पब्लिक गुड को भी अलाइन कर पाएंगे। जैसा आपका एटीट्यूड होगा उस तरह से पब्लिक गुड पे उसका इम्पैक्ट होगा, राइट। तो इस तरह आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं। लास्ट कोट है स्वामी विवेकानंद जी का। कोट क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ सोसाइटी इज नॉट इन इट्स लॉ बट इन द मोरालिटी ऑफ इट्स पीपल। स्वामी विवेकानंद जी, लॉ एंड मोरालिटी ये एक रिकरिंग थीम है, इसको आपको करना है बार बार, उसके अराउंड एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे गए, लॉ एंड एथिक्स, राइट, मॉरल वैल्यू एंड लॉ, इज कॉन्शियस मोर रिलायबल गाइड व्हेन कंपेयर्ड टू लॉ, राइट। तो लॉ और मोरालिटी, लॉ और कॉन्शियस, लॉ और एथिक्स, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको तो प्रिपेयर करना ही। तो मोटा मोटी स्वामी विवेकानंद क्या कह रहे हैं कि जो सोसाइटी है, राइट, सोसाइटी का स्ट्रेंथ, सोसाइटी कितनी स्ट्रांग है, कितनी मजबूत है, ये डिपेंड करता है नॉट ऑन इट्स लॉस बट ऑन द मोरालिटी ऑफ पीपल। उसमें के जो लोग हैं
उनकी जो सोचने का तरीका, उनका जो मॉरल कंपास है वो कितना अच्छा है उसके ऊपर। लॉ बहुत अच्छे बढ़िया प्रोग्रेसिव बना ले, बट वहां की जो जनता है उसका जो सोच है वो बहुत ही बैकवर्ड है, बहुत ही पर्टिकुलरिस्टिक है, पेट्रियार्कल है, सेक्सिस्ट है, कास्टिस्ट है, रिलीजियसली फैनेटिक है, राइट। तो you may have all sorts of law, but it will not help, right, the society, and the society will not be strong because there will be fractures in the society, right। तो इस तरह से इसे देखें। और आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं कि लॉ जो है ये हमें एक एक्सटर्नल फोर्स है, हमें वो ऑर्डर में लाता है, हमें कहता है कि सही क्या गलत है, बट हमारा जो इंटरनल फोर्स क्या है, हमारा मॉरल कंपास है, राइट, वो ऑर्डर देता है, वो हमें शक्ति देता है। और सोसाइटी में वो शक्ति, क्यूमुलेटिव शक्ति कब आएगी, जब सभी में वो एक मॉरल कंपास होगा जो स्ट्रांग होगा, जो कि अपराइट होगा, राइट। तो इसका कोर मीनिंग, इसको अनपैक करें आप कह सकते हैं इंटरनलाइज्ड वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन फियर ऑफ जस्ट पनिशमेंट, दैट इज फियर ऑफ लॉ, राइट। आप देखोगे जहां पे लॉ से डर के लोग काम करते हैं, राइट, वहां पे लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, इसको सोशल कैपिटल कहा जाता है। सोशल कैपिटल क्या है कि कितना समाज में लोग एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था इन प्रीवियसली, राइट। तो इन प्रीवियस एथिक्स पेपर इटसेल्फ। तो सोशल कैपिटल बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है, और लोग मिलजुल के काम करते हैं, वो डरते नहीं एक दूसरे से। आप देखोगे न्यूजीलैंड जैसे शहरों में, इवन गाँव में और शहरों में जो सब्जी बेचते लोग हैं, राइट, वो लोग खुले में रख देते सब्जी और घर चले जाते हैं, और पीपल दे जस्ट पुट द मनी इन द बॉक्स एंड दे डू नॉट स्टील दैट पर्टिकुलर व्हाट वी कॉल वेजिटेबल्स, राइट। तो ये यहाँ पे सोशल कैपिटल है, ट्रस्ट है, उससे उनकी कंट्री में स्ट्रेंथ बिल्ड होता है, रेजिलेंस बिल्ड होता है, कोई भी चुनौती है वो साथ में मिलकर उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, जो कि कोविड-19 में दिखा, राइट। तो ट्रस्ट कोऑपरेशन जो है वो एनफोर्समेंट कॉस्ट को लोअर कर देता है। अब आपको पुलिस में नहीं बिठाना पड़ेगा हर जगह पे, राइट। एनेबल करता है कलेक्टिव एक्शन, और लॉ गिव्स मिनिमम मोरालिटी एस्पायर टू आइडियल, यानी मोरालिटी इट एस्पायर्स मोर। लॉ मिनिमम चीजों पे काम करता है, राइट। लॉ हर एक चीज के लिए नहीं हो सकता, मोरालिटी जो है वो कई बार ऑल एनकम्पासिंग हमें दिखाई देती है, राइट। तो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इसका क्या अर्थ है वो बताएंगे, या उसका क्या रिलेवेंस है, महत्व है। तो सिविक कंडक्ट में आप देखोगे इंडियंस लोगों को कई जगह पे रोल किया जा रहा है, हम जहां जाते हैं वहां पे सिविक सेंस को फॉलो नहीं करते, ऐसा कहा जा रहा है, राइट। ये क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं वी आर स्टिल इन अ पुलिस स्टेट, हमें अभी भी डंडे की जरूरत है, जो कि गलत है, राइट। सिविक सेंस बहुत जरूरी है। सिविक कंडक्ट जैसे कि ट्रैफिक लाइट पे ट्रैफिक जंप नहीं करना, टैक्सेस पे करना, क्लीनलीनेस रखना, राइट। तो व्हेन सिटीजन एक्ट एथिकली, ये तभी होगा, राइट। तो पब्लिक मोरालिटी बहुत इंपॉर्टेंट। डिजिटल स्फीयर में टू बी ट्रूथफुल, नॉट टू गो फॉर ट्रोलिंग एंड मिस इन्फॉर्मेशन, कम्युनल हार्मनी के लिए बहुत जरूरी है, राइट। रेजिस्टिंग हेट, अपहोल्डिंग रूल ऑफ लॉ, डिजास्टर टाइम्स में बहुत जरूरी है सोशल कैपिटल, उस तरह का स्ट्रेंथ कि लोग खुद आए और मदद करे, ना कि जहाँ पे कोई जिसका ट्रक गिर पड़ा है, राइट। आप देखोगे जापान में इस तरह के वीडियोस दिखाए जाते हैं कि उनका ट्रक कहीं ओवरटर्न हो जाता है तो लोग मदद करते हैं उस ट्रक ड्राइवर को, यहाँ पे वही चीज़ लूट के ले जाते हैं, राइट। ऐसा बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बट होता है कई बार, राइट। हर कोई व्यक्ति वैसा नहीं है। सो वॉलंटियरिंग और प्रो सोशल बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है सोसाइटी की। अब इम्प्लीकेशन क्या है इसका गवर्नेंस के लिए, तो एज अ सिविल सर्वेंट यू हैव टू एडयर टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, राइट। और जैसे फेयरनेस, इवन अंडर प्रेशर, राइट। कई बार आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको गलत करने को कहे, बट फिर भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को एडयर करेंगे, राइट। क्योंकि अगेन गोइंग बैक टू द सेम थिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नेचुरल नहीं है, हमें इसको कल्टीवेट करना पड़ेगा, राइट। स्ट्रेंथन एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कोड, ट्रेनिंग, नज, राइट। आप देखोगे कि एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एक तरफ लॉ है, एक तरफ एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। लॉ क्या कहता है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कहता है कि हाउ यू शुड एक्ट in a particular situation, even if some things are not illegal, but still you have to act in a particular way, ये आपको ethics कहता है, right। so ethical infrastructure जैसे कोड, ट्रेनिंग, नज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल ऑडिट, सिटीजन चार्टर, कम्युनिटी पुलिसिंग, दिस को प्रोड्यूस इंटीग्रिटी, प्रोटेक्ट विसल ब्लोअर, राइट। तो मोटा मोटी वी हैव टू एंश्योर एथिकल डायमेंशन जो है वो उसको हमने सिक्योर करना इन अवर गवर्नेंस। अब कंक्लूजन में हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग सोसाइटी इज इक्वल टू रोबस्ट लॉ प्लस लिव्ड एथिक्स, राइट। लॉ तो बनने चाहिए, अच्छे लॉ बनने चाहिए, प्रोग्रेसिव लॉ बनने चाहिए, बट एट द सेम टाइम लिव्ड एथिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में लोग एथिक्स को फॉलो करें, उस तरह के एथिक्स हमें बिल्ड करने पड़ेंगे लोगों में, तभी हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन पाएंगे, स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बन पाएंगे। इस तरह से इसे कंक्लूड किया जा सकता है। अब जैसे मैंने कहा कि प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम भी कई बार प्रीवियस क्वेश्चन का इस्तेमाल करके टेस्ट सीरीज में अपने क्वेश्चन बना लेते हैं, राइट। तो इन मैटर ऑफ कॉन्शियंस द लॉ ऑफ मोरालिटी हैज नो प्लेस, महात्मा गांधी जी का कोट है, हमने टेस्ट सीरीज में पूछ लिया था इसी साल के टेस्ट सीरीज में। सो इन मैटर ऑफ कॉन्शियंस लॉ ऑफ मेजोरिटी हैज नो प्लेस, यानी जब कॉन्शियंस की बात आती है तो मेजोरिटी लॉ जो है
इट हैज नो प्लेस इन इट, राइट। आपको अपने मॉरल कॉन्शियंस को हमेशा प्राथमिकता देनी है। कई बार जो मेजोरिटी है वो ऐसा लॉ बनाएगी जो शायद उसके लिए जरूरी है या उसको सूट करता है, बट वो जस्ट नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे आपका कॉन्शियंस या जो मोरालिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट, यानी लॉ के ऊपर आपकी मोरालिटी है, राइट। वही चीज पूछी गई है, राइट। आपने इसको अगर कवर कर लिया होता तो कुछ पॉइंट्स बन जाते और आपने जो है उसको सॉल्व किया होता, राइट। तो एज अगेन आई एम सेइंग कि कई बार जो क्वेश्चन है वैसे के वैसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी भी क्लासेस से कि वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करे, बट उसके अराउंड अगर क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं और उसको आप थोड़ा सा कर लेते हैं, राइट, तो यू हैव एग्जांपल्स रेडी, यू हैव सम फ्रेमवर्क्स रेडी व्हिच यू कैन डिप्लॉय इन योर क्वेश्चन. So any kind of social engineering, for any kind of social engineering, by successfully implementing welfare scheme, a civil servant must use reason and critical thinking in an ethical framework. Justify the statement with suitable example. क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर आपको सोशल इंजीनियरिंग करनी है, राइट, सोशल इंजीनियरिंग यानी लॉ पॉलिसी के द्वारा सोसाइटी में चेंजेस करना, सोसाइटी में लोगों के बिहेवियर में चेंजेस करना, सोशल इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस करना, उसको सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है, राइट. तो सोशल इंजीनियरिंग, फॉर एनी काइंड ऑफ सोशल इंजीनियरिंग टू बी सक्सेसफुल थ्रू वेलफेयर स्कीम, आप वेलफेयर स्कीम लाते हैं उसके द्वारा, जैसे स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा आप लोगों के जो आदतें उसको बदल रहे हैं, राइट, तो सोशल इंजीनियरिंग है. तो इनकी स्कीम्स के द्वारा जब आप या स्कीम्स को हम इंप्लीमेंट करते हैं, इसका सक्सेस रेट डिपेंड करता है ऑन हाउ यू यूज रीजन एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन एथिकल फ्रेमवर्क. एथिकल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए आप रीजन और क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करते हो, इससे आपका स्कीम या जो सोशल इंजीनियरिंग वो सक्सेसफुल होगा. इस चीज को जस्टिफाई करें विद एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल्स भी देना बहुत जरूरी. तो मैंने एक स्वच्छ भारत का उदाहरण दिया, उसके अलावा भी कई सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं. सो हाउ यू कैन स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. जो की वर्ड है सोशल इंजीनियरिंग, राइट, कोई भी डिफरेंट वर्ड है, कोई टेक्निकल वर्ड है या कोई ऐसा वर्ड है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसको आप स्टार्ट कर सकते हो, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके स्टार्ट कर सकते हो. तो डिफाइन करें सोशल इंजीनियरिंग जैसे मैंने डिफाइन किया, राइट. बट एट द सेम टाइम यू कैन क्लेम कि ये करते समय यू हैव टू बी क्रिटिकल, यू हैव टू यूज योर रीजन विद इन द एथिकल फ्रेमवर्क. अब ये इन चीजों को हम फोकस करेंगे, क्रिटिकलिटी और एथिकल और रीजनिंग एंड विद इन द एथिकल फ्रेमवर्क, राइट. सो क्यों जरूरी है, व्हाई रीजन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, राइट. क्योंकि जो भी चेंजेस आपको लाने हैं वो कैसे लाएंगे आप, वो लाएंगे थ्रू मेजरिंग इट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, इफ यू वांट टू चेंज दिस हाइट टू दिस हाइट, यू हैव टू फर्स्ट मेजर दिस हाइट, राइट, एंड देन यू कैन चेंज. तो उसी तरह सोसाइटी में आपको कोई भी चेंजेस लाने, इनइक्वालिटी को दूर करना है, बिहेवियर को चेंज करना है, फर्स्ट यू हैव टू मेजर, यू हैव टू फाइंड डेटा, एविडेंस. तो एविडेंस बेस्ड डायग्नोसिस होगा, तो नीड, रूट कॉज, राइट, अवॉइड गट एंड पॉपुलिज्म, राइट, कि जो एक पॉपुलिस्ट आइडिया होता है, जन सामान्य जो कॉमन सेंस होता है, कई बार वो गलत होता है, राइट. कॉमन सेंस हमेशा सही नहीं होता. आप सोशियोलॉजी के अगर विद्यार्थी हो, यू विल अंडरस्टैंड कि कॉमन सेंस हमेशा गलत, सही नहीं होता, राइट. तो उसके ऊपर बेस्ड ना अपने मेजर्स बनाए, राइट. आपको एविडेंस ढूंढना है, राइट. यू हैव टू फाइंड डेटा. इसके अलावा एंटीसिपेट अनइंटेंडेड हार्म, हमेशा आपके एक्शन से क्या हार्म हो सकते हैं लोगों को, उसको आप हमेशा ध्यान में रखें. जैसे सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा हम क्या कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हम चाहते हैं कि लोग पैसे ना इस्तेमाल करें, छुट्टे पैसे या फिर कैश. हम चाहते हैं लोग डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करें, राइट. बट अगर हमने हर चीज डिजिटल कर दी तो एक बहुत बड़ा तबका है जो पीछे रह जाएगा, जो डिजिटल लिटरेट नहीं है, क्योंकि डिजिटल डिवाइड है. तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, राइट, लीकेज या एलिट कैप्चर, जैसे अभी कहा जाता है कि कास्ट सेंसस की बात की जाती है, राइट. कास्ट सेंसस, अगर आप सोशियोलॉजी के विद्यार्थी यू वुड अंडरस्टैंड, कास्ट सेंसस से कुछ ऑफ कोर्स उससे हमें डायग्नोस कर पाएंगे जो इशू है, डिस्पैरिटी है, राइट. पर उसके बेसिस पे अगर हम पॉलिसी बनाते हैं सिर्फ उसी के बेसिस पे, राइट, कास्ट के बेसिस पे, देन इट मे हैपन कि कुछ सेक्शन जो डिप्राइव्ड सेक्शन, उसमें से भी कुछ सेक्शन जो है दे विल बी एबल टू बेनिफिट मोस्ट ऑफ इट व्हाइल अदर विल नॉट बी एबल टू बेनिफिट, राइट. सो यू हैव टू नॉट गो बाय द पॉपुलस आइडिया बट बाय द एविडेंस एंड बाय क्रिटिकल थिंकिंग, राइट. जैसे उदाहरण दिया जा सकता है कि इन दी ओबीसी कम्युनिटी, राइट, यू हैव रेड ऑफ रोहिणी कमीशन, जहाँ पे बताया गया था कि रोहिणी कमीशन की ओबीसी में भी कुछ ऐसे ही कम्युनिटी है, कुछ कम्युनिटी है जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया है, राइट. बाकी कम्युनिटीज नहीं ले पाई, राइट. तो एविडेंस अगर आपको पास आ गया, राइट, तो जो पॉपुलर डिस्कोर्स है उसको आप कहीं ना कहीं छेद दे पाओगे और एक ज्यादा बेटर पॉलिसी बना पाओगे, जहाँ पे जो सच में नीडी है उसको आप इवन हैंडेडली आप उसको डील कर पाओगे, राइट. एडेप्टिव लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट टू एडेप्ट, स्पेशली जब आप कोई नई चीज ला रहे हो, राइट. यू हैव टू एडेप्ट टू न्यू थिंग्स. आप पायलट ला सकते हो, फिर आपको मिड कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, वहां पे क्रिटिकल थिंकिंग और रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो दिस इज द इंपॉर्टेंस, आप इंपॉर्टेंस बता दिया आपने. फिर एथिकल फ्रेमवर्क में कैसे उसको एंकर किया जा सकता है, राइट. तो यहाँ पे आप कुछ प्रिंसिपल्स बताएंगे, जैसे जॉन रॉल्स का प्रिंसिपल कह सकते हैं, जहाँ पे वो फेयरनेस की बात करते हैं, राइट, कि फेयरनेस कब इंश्योर होता है, जब सभी के पास सभी अपॉर्चुनिटीज हो, बट एट द सेम टाइम जो लीस्ट
एडवांटेज व्यक्ति है या जो सबसे ज्यादा उसको आप थोड़ा ज्यादा प्राथमिकता दें, प्रायोरिटी दे, राइट, प्रायोरिटी टू वर्स ऑफ, ये आपके हमेशा दिमाग में होना चाहिए while creating any policy for any kind of social engineering और social change। इसके बाद राइट एंड डिग्निटी ये इंश्योर करना है, राइट, कोई भी आप मेजर ले, राइट, प्राइवेसी, कंसेंट, ग्रीवांस रिड्रेसल, इस पे फोकस करें ताकि लोगों की राइट और डिग्निटी इंश्योर की जाए। पार्टिसिपेशन, राइट, सोशल इंजीनियरिंग में आपको लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो इस सोशल इंजीनियरिंग से प्रभावित होने वाले, दे शुड हैव सम से इन इट, राइट। सो वो लोकल हो सकते हैं, ट्राइबल हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक हो सकता है, राइट। कई सारे ऐसे सोशल इंजीनियरिंग कर चुके हैं हम लोग इन दी पास्ट, जहाँ पे हमने जैसे हमें अगर रिप्रोडक्ट जो क्या कहते हैं उसको, पॉपुलेशन को अगर रोकना है, तो वी स्टार्टेड विद लॉट ऑफ measures, incentives as well as some draconian policies we have taken in previous years, right, जहाँ पे हमने लोगों को स्टेरलाइज करने की कोशिश की। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट महिलाओं के ऊपर हुआ है, उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स को कई बार अंडरमाइन कर दिया गया है। तो हमेशा जो पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो पॉलिसी बना रहे हैं वो कौन है, पुरुष है, राइट। तो पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और सस्टेनेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनवायरमेंट को और स्टेक होल्डर्स को हार्म ना हो, राइट। तो हमने एथिकल फ्रेमवर्क भी दे दिया, राइट। हमने क्या क्या करा है यहाँ पे, हमने पहले तो सोशल इंजीनियरिंग क्या है वो डिफाइन की, फिर रीजन और थिंकिंग का महत्व बताया, और एथिकल फ्रेमवर्क में उसके बारे में एग्जांपल्स पूछे गए तो एग्जांपल्स दे दिए आपने। डीबीटी की बात की जा सकती है कि अब लीकेज होता है, राइट। आप देखोगे करप्शन को रोकने का तरीका क्या है कि डिजिटाइज कर दे चीजों को, राइट। तो ये एक तरीके से सोशल इंजीनियरिंग, हम लोगों के स्वभाव को चेंज करे, बट जब हम डिजिटाइज कर देते तो क्या होता है, उससे कई सारे लोग छूट जा सकते हैं, राइट। तो हमेशा यू हैव टू प्रिवेंट एक्सक्लूजन, राइट। सो यू हैव टू गिव बोथ साइड ऑफ द थिंग, राइट। या फिर स्वच्छ भारत मूवमेंट हमने चलाया, राइट, लोगों के बिहेवियर को चेंज करने के लिए कि आप शौच इस्तेमाल करें वगैरह वगैरह, राइट। तो वो भी एक सोशल इंजीनियरिंग का ही तरीका है जहाँ पे बिहेवियर को हमने चेंज किया। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि हमेशा रीजन चॉइस होना चाहिए बट एथिकली बाउंडेड होना चाहिए, कि रीजन का इस्तेमाल करें बट इट शुड बी विद एथिक्स। आपने कुछ उदाहरण भी दे दिए यहाँ पे जहाँ पे एथिक्स कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो जाता है, जैसे इक्वालिटी प्रिंसिपल, अगर आप पूरी तरह से डिजिटलाइज कर देंगे हर चीज को तो कई सारे लोग पीछे रह जाएंगे, राइट। तो इन चीजों को आपको बताना है वहां पे ताकि आप समझा पाए उनको कि आपको क्वेश्चन समझ में आया, राइट। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर जी के ऊपर क्वेश्चन है, व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ महावीर, मेजर टीचिंग्स ऑफ महावीर, एक्सप्लेन द रेलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। बुद्धा जी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर मोस्ट रेलेवेंट इन टुडे एंड व्हाई। गुरु नानक जी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आई एम श्योर उनके ऊपर पूछा गया है पहले भी, राइट। अभी अगर इनके ऊपर पूछा गया तो किसी और के ऊपर नहीं पूछा जाएगा, ऑफ कोर्स पूछा जाएगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट हमारे रिफॉर्मर्स रहे, राइट, उनके बारे में आप पढ़े, उन्होंने काम किया, उसके एथिकल डिमेंशंस को आप ट्रेस करें, बस उतना ही करना है आपको, एंड यू कैन रिप्रोड्यूस द आंसर, राइट। तो 2020 में पूछा गया था, ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रिपेयर अदर बिग रिफॉर्मर्स, राइट। तो महावीर जी को हम पढ़ते हैं, बुद्ध जी को पढ़ते हैं, हमारे लेक्चर्स में हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, राइट, उनकी फिलोसफीज को तो ज्यादातर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो अहिंसा की बात की जा सकती है, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह, अनेकंतवाद, राइट, इसको आप डिटेल में देख सकते हैं, राइट। तो महावीर जो है वो 24 तीर्थंकर थे। स्टार्ट कर सकते हैं बाय जस्ट इंट्रोड्यूसिंग दैट पर्सन एंड हिज एथिक्स और हिज प्रिंसिपल्स आर स्टिल रेलेवेंट, ये बता के आप फिर उनके प्रिंसिपल्स बता दें, और प्रिंसिपल्स कैसे रेलेवेंट है, क्योंकि आप पूछा गया एक्सप्लेन द रेलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, राइट। तो रेलेवेंस, अहिंसा का क्या रेलेवेंस है आज की डेट में, आप ये बता सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है और रिलेटेड टू स्ट्रे डॉग्स, राइट, कि उनको छोड़ दिया जाए आफ्टर सीइंग विच पर्टिकुलर डॉग इज सुटेबल फॉर पब्लिक प्लेसेस, राइट। तो एनिमल एथिक्स, ह्यूमन पुलिसिंग, डी एस्केलेशन, सत्य का क्या उपयोग है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, राइट, ऑन डिजिटल मीडिया, पब्लिक और वर्क प्लेसेस में आप देखोगे, जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं, वो रिसेंटली उदाहरण हुआ था, राइट, आपने कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में एक हस्बैंड और वाइफ नहीं थे वो, एंड दे वर टुगेदर, राइट, दे वर नॉट गोइंग बाय द सत्य प्रिंसिपल, राइट। अस्तेय या ब्रह्मचार्य का भी उदाहरण दे सकते हैं। एडिक्शन कंट्रोल, आज की डेट में सभी को एडिक्शन है ऑफ सोशल मीडिया, राइट, और भी कई तरह के एडिक्शंस होते हैं। अस्तेय यानी यू हैव टू एंश्योर कि आप फेयर रहे, एंटी करप्शन, राइट, एकेडमिक ऑनेस्टी, राइट, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके चीजें की जाती है, राइट। कई बार ये कहा जाता था कि दे डू नॉट गिव ड्यू टू द रियल ओरिजिनेटर ऑफ दैट आइडिया, राइट। अपरिग्रह की बात की जा सकती है, यानी आप ज्यादा कम से कम चीजों में मिनिमलिस्टिक लाइफ जिए, राइट। सर्कुलर इकोनॉमी यानी रीयूज, उसके बारे में सस्टेनेबिलिटी को इसे जोड़ के देखा जा सकता है। फिर अनेकंतवाद, अनेकंतवाद क्या है, बेसिकली हर एक चीज को देखने के कई सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं, राइट। एक कंप्लीट ट्रुथ नहीं होता, अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं उसी चीज को देखने के। हाथी का उदाहरण दिया जा सकता है, राइट। कोई अगर 4 लोग हाथी को छूते हैं, राइट, उनकी आंखों पे पट्टी बंधी है, कोई
उसके पैर को छुएगा, उसके टेल को छुएगा, कोई उसके ट्रंक को छुएगा और कहेगा कि ये डिफरेंट चीजें हैं, राइट, बट दे आर द सेम थिंग, बट बिकॉज आवर पर्सपेक्टिव इज लिमिटेड, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू गेट द कंप्लीट ट्रूथ, और कभी नहीं होगा वो, ऐसा कहते हैं जैन एथिक्स में, राइट, महावीर, राइट। तो प्लूरलिज्म, पोलराइजेशन को ये रोकता है, राइट। हर एक व्यक्ति का अपना खुद का गॉड है, राइट, हर एक कम्युनिटी का, तो शायद वो उनके लिए सत्य है, राइट, आप उसको एक्सेप्ट करें, तो वो उनका दृष्टिकोण है, उस तरह से आप जाए, राइट, तो उससे कम से कम कंफ्लिक्ट होगा। तो यू कैन सी हाउ यू कैन ट्रेस दीज वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स टू दी मॉडर्न टाइम्स। तो जो भी आप चीजें पढ़ते हो एथिक्स में, राइट, उसको आप मॉडर्न कंटेम्प्रेरी टाइम से रिलेट करो ताकि यू आर रेडी विद दी आंसर एनी टाइम्स, राइट। तो वहां महावीर जी की एथिक्स जो है दे आर बेस्ड ऑन नॉन हार्म, रिस्ट्रेंट एंड ओपननेस। ये एक आज भी मॉरल कंपास देता है आज के लोगों को टू डील विद दी प्रॉब्लम्स ऑफ करंट टाइम्स, राइट, इस तरह इसे कंक्लूड किया जा सकता है। तो मैंने जैसे कहा वी टीच इट इन आवर क्लासेस। इसके अलावा ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, आप देखो जैन कम्युनिटी बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो करंट अफेयर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक वर्ल्ड पीस सेंटर बनाया गया है बाय अहिंसा विश्व भारती, बाय जैन आचार्य लोकेश मुनि, राइट। तो जैन कम्युनिटी हाईलाइटेड है यहाँ पे, आप देखोगे जैन कम्युनिटी हैज बीन प्रोटेस्टिंग एट मेनी प्लेसेस, बीट मुंबई, बीट गुजरात, उनके जो धर्मस्थल है उनको आइदर वैंडलाइज किया जा रहा है या स्टेट उनको हटा रही है, राइट, तो दे आर प्रोटेस्टिंग इन झारखंड से। इसके अलावा रिसेंटली अभी कबूतर खाना की कंट्रोवर्सी हुई थी मुंबई में, जहाँ पे वो जो कबूतर का खाना है उसको, या जो प्लेस है जहाँ पे कबूतर रहते हैं, राइट, उनको फीड किया जाता है, उनको क्लोज किया गया था। तो जैन कम्युनिटी फिर प्रोटेस्ट करेगी, वो कह रही है कि हमें यहाँ पे कबूतरों को खाना खिलाना बिकॉज इट इज रिलीजियस पार्ट ऑफ समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स you have to look at all these news and you have to connect कि ethics में इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, right, social issues में क्या पूछा जा सकता है, and then you have to build some sort of framework, short notes or something around that, right, at least revision में उन चीजों पे ज्यादा फोकस करे, that will also help while dealing with any paper, right. So next question is, one who is devoted to one's duty attain highest perfection in life, analyze this statement with reference to sense of responsibility and personal fulfillment as civil servant, right. तो डिवोशन टू ड्यूटी एक क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, डिवोशन टू ड्यूटी 2022 में, रिसेंटली ही है, मतलब 3 साल पहले। सो अगर आपने डिवोशन टू ड्यूटी इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा पहले, यू वुड बी एबल टू, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड 2020 से लेके 2024 के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन हमने प्रोवाइड किए हैं ऑन यूट्यूब, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, राइट। ऑल दिस मटेरियल फ्रीली अवेलेबल, शुड बी यूटिलाइज्ड टू इट्स फुलेस्ट एक्सटेंट, राइट। क्वेश्चन क्या है, वन हु इज डिवोटेड टू वंस ड्यूटी अटेन्स हाईएस्ट परफेक्शन, कि अगर आप पूरी तरह से डिवोटेड हो अपनी ड्यूटी के प्रति, जो भी आपका काम है, तो आप परफेक्शन अचीव कर सकते हो, ये तो ऑब्जर्वेशन। अब इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है विद रेफरेंस टू टू थिंग्स, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल फुलफिलमेंट। एक सिविल सर्वेंट जब इस कोड को लेके चलता है, राइट, तो क्या वो फुलफिलमेंट हासिल करेगा, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो एंश्योर करेगा, इस पर्सपेक्टिव से आपको इस क्वेश्चन को डील करना है, राइट। सो आप स्टार्ट कर सकते हैं बाय गिविंग द डेफिनेशन ऑफ डिवोशन टू ड्यूटी, और व्हाट यू मीन बाय डिवोशन टू ड्यूटी, डेफिनेशन ही कहेंगे, एक्सप्लेन करेंगे दैट यू आर कमिटेड, और अगर हम गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से तो कमिटेड टू व्हाट, टू कॉन्स्टिट्यूशन, टू पब्लिक इंटरेस्ट, इस तरह आप बता सकते हैं, राइट, विद कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी एंड एम्पैथी व्हिच लीड टू ऑफ कोर्स एक्सीलेंस। अगर आप पूरी तरह से डिवोटेड है किसी भी चीज को, ऑफ कोर्स यू विल इंप्रूव इन दैट पर्टिकुलर थिंग एंड यू विल एक्सेल इन दैट थिंग। तो इस तरह से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। देन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बात की गई है, राइट। ऑफ कोर्स एज अ सिविल सर्वेंट यू आर डिवोटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, ओवर एनी अदर थिंग लाइक बीइंग पर्सन और आइडियोलॉजी। तो आप देखोगे लीगैलिटी और ड्यू प्रोसेस को आप फॉलो करोगे, राइट, यू विल बी आंसरेबल टू पीपल, राइट, उनके ग्रीवांसेस को रिड्रेस करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे, राइट, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करोगे, रिस्पॉन्सिवनेस और स्टूवर्डशिप आपकी दिखाई देगी, आप वल्नरेबल और मार्जिनलाइज को प्रायोरिटाइज करोगे, डिलीवर करोगे एफिशिएंटली, आप में मॉरल करेज होगा, अगर कोई आपका सीनियर भी कहता है आपको गलत करने के लिए, यू विल हैव द मॉरल करेज टू से नो टू इट, राइट, एंड रिफ्यूज इलीगल एंड पार्टिसल डायरेक्शन, राइट। सो इससे क्या हो रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो व्हेन यू आर, या ये किसका उदाहरण है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का उदाहरण है, ये सारे उदाहरण किसके, व्हेन यू आर डिवोटेड, डिवोटेड टू व्हाट, टू योर ड्यूटी, राइट, उसका उदाहरण हमने दे दिया, एनालाइज कर दिया स्टेटमेंट को। एंड नाउ पर्सनल फुलफिलमेंट की बात कर सकते हैं। सो अगर आप डिवोटेड है और आप एक है कि आपका एस्पिरेशन है और आपका काम है, राइट, समथिंग यू एस्पायर एंड समथिंग यू डू, अगर इसमें कोई भी गैप रहता है तो आपको होता है क्या कहते हैं इसे, एक शब्द है इसका मैं भूल रहा हूं, सॉरी, कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है।
कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है एंड यू फील ऑलवेज बैड अबाउट योरसेल्फ। आप पढ़ना चाहते बट नहीं पढ़ पा रहे, आप नहीं कर पा रहे उन चीज़ों को जो आप करना चाहते हैं। कॉग्निटिव एक स्ट्रेस रहता है दिमाग में, राइट, यू विल नेवर बी फुलफिल्ड इन दैट सेंस। तो वो बता सकते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने नहीं बताया बट आप बता सकते हैं, राइट। इसके बाद आप में एक पर्पस आता है कि आप जो काम कर रहे हैं, when you are devoted to it and you are excelling in it and it has shown some result in terms of लोगों के लाइफ में आप चेंजेस ला पा रहे हैं, राइट, यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, यू टेक पर्सनल प्राइड। और इसके द्वारा when you are doing something right in a devotional manner and you are upholding some principles, आप वर्च्यू क्रिएट कर रहे हो अपने अंदर, राइट, यू आर क्रिएटिंग वर्च्यूज लाइक इंटीग्रिटी, कंपैशन, प्रूडेंस, जो कि यूडेमोनिया को लीड करता है। ये एरिस्टोटेलियन आइडिया है यूडेमोनिया। बेसिकली दिस इज अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ फुलफिलमेंट, ऑफ पर्पसफुलनेस, राइट। तो ग्रोथ होती है इससे, व्हेन यू आर डिवोटेड, यू लर्न, यू मास्टर एंड वर्क लाइफ बैलेंस आप मेंटेन कर पाएंगे, राइट। कैविएट है, डिवोशन कई बार जो है ब्लाइंड हो जाता है, राइट। सो डिवोशन इज नॉट ब्लाइंड ओबीडियंस, यू हैव टू अलाइन इट विद द राइट्स एंड एम्पैथी। इनसे आपने हमेशा, या मॉरल कंपास या कॉन्शियसनेस भी यहाँ पे कह सकते हैं, राइट। इट शुड बी लाइटेंड बाय कॉन्शियसनेस, योर डिवोशन, राइट। कंक्लूजन में आप कह सकते हैं, ड्यूटी, when duty is value aligned and reflective, it yields responsible governance and purposeful fulfillment। इस तरह आप समराइज करके एंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब डेडिकेशन और डिवोशन को हम डिटेल में अपने लेक्चर्स में पढ़ते हैं। सबसे वो बड़े उदाहरण है डिवोशन के हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी। वो कहते हैं, आई वॉज मैरिड। उनको एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपने शादी की है, क्यों नहीं की है? तो उन्होंने कहा, मैंने शादी की है, मैंने शादी की है अपने मिसाइल से, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। तो अल्टीमेट डिवोशन कहा जाता है, राइट। और उसका सिग्निफिकेंस वगैरह वो सारी चीजें हम पढ़ते ही है, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन है बी, टू अचीव होलिस्टिक डेवलपमेंट गोल, अ सिविल सर्वेंट एक्ट एज एन एनेबलर and an active facilitator of growth rather than a regulator. What specific measure will you suggest to achieve the goal? कहा गया कि अगर आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए, your role is not just a regulator, कि आप रेगुलेट करें लोगों के एक्शंस को, राइट, बट आप फैसिलिटेट करें उन्हें, आप ट्राई करें कि वो कैसे अपने गोल्स तक जा पाए, पहुंच पाए, राइट, उनको हेल्प करे एक तरीके से, राइट। अब क्या स्पेसिफिक मेजर लिए जा सकते हैं टू अचीव दिस गोल? इस गोल को अचीव करने के लिए, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट का गोल है, राइट, उसको अगर अचीव करना है तो क्या मेजर्स दिए जा सकते हैं? सो स्टार्ट विद द आइडिया इटसेल्फ, जो ऑब्जर्वेशन पहले दिया है क्वेश्चन में, कि देयर नीड्स टू बी अ शिफ्ट, और देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम what we call as permission control or regulation to enable facilitator for holistic development. That shift has to be there, right? Need for shift in order to have inclusive growth, right? अब पूछा गया आपको क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, right? तो मेजर बताएंगे फ्रॉम मेजर्स का आपका जो गोल पोस्ट क्या होगा, कि हमें अगर इस क्वेश्चन को फ्रेम करना है तो हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज लगेंगी और उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं एज अ सिविल सर्वेंट, हाउ कैन आई फैसिलिटेट दैट गोल, राइट, टू अचीव दैट गोल। तो आप बताएंगे पॉलिसी और रेगुलेशन के पर्सपेक्टिव से कि आप रूल्स को सिंप्लीफाई कर दें, राइट, बिजनेसमैन हो या इवन आम नागरिक हो, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, राइट, ऑफ देयर एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज, राइट। तो उनको सिंप्लीफाई करना है, कंप्रेस करना है, सिंगल विंडो इंश्योर करना है, स्पेशली बिजनेसेस के लिए उनको दर दर भटकना ना पड़े, माइनर कंप्लायंसेस को जो है डिक्रिमिनलाइज करना है अगर गलती हो जाए, जैसे टैक्स नहीं भरा आपने ऑन द 30th of March और वट एवर इट इज, राइट, तो आपके ऊपर तुरंत टैक्स लग जाए, नहीं, थोड़ा एक्सटेंड किया जा सकता है मई तक, राइट। तो लोग भी जो है थोड़ा ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं उस चीजों को, राइट। तो मोटा मोटी यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोगों के गोल्स को, राइट, गोल्स को अचीव करना है, वो बिजनेस गोल हो सकते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं, किसी भी तरह के गोल हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड गोल्स हो सकते हैं, उसको अचीव करने के लिए हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, राइट। सो पॉलिसी के बारे में तो आपके, अब आप जब क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करेंगे, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से आपको फ्रेम करना है, तो आप क्या काम करते हैं यहाँ पे, राइट, उस हिसाब से तो आप पॉलिसी बनाते हैं, तो उसके द्वारा आप कैसे उनके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे। आप प्रोसेस और सर्विस डिलीवरी करते हैं, राइट, तो टाइम बाउंड सर्विस अगर आप देंगे, राइट, रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन, सेल्फ सर्टिफिकेशन, जैसे उदाहरण दिया जाता है, राइट, एलजीबीटी की कम्युनिटी का, कि दे आर अग्रीव्ड कि वो खुद को सर्टिफाई नहीं कर सकते एज मेल और फीमेल, राइट, तो अगर उनको सेल्फ सर्टिफिकेशन देते हैं दैट यू कैन योरसेल्फ सर्टिफाई वेदर यू आर मेल और फीमेल, वो अपने गोल्स, होलिस्टिक डेवलपमेंट के गोल्स क्या है यहाँ पे, होलिस्टिक डेवलपमेंट है टू रियलाइज योर बीइंग, राइट। तो इस तरह एग्जांपल्स दे, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम के कन्वर्जेंस की बात कर सकते हैं, कई सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो साइलोज में पड़े, उनको हम कन्वर्ज कर सकते हैं, जिससे हम सर्विस डिलीवरी बहुत और अच्छा कर सकते हैं, राइट। लास्ट माइल कनेक्शन, राइट, रोबस्ट ग्रीवांस रेड्रेसल, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, उदाहरण जो कॉमन उदाहरण है वही उदाहरण देने हैं आपको।
कोलैबोरेशन एंड कम्युनिटी, राइट, जैसे गवर्नमेंट जो है जो हमारे लोकल बॉडीज है, पंचायत है, उनको स्ट्रेंथन करे, राइट, स्टार्टअप्स को हेल्प करे, को प्रोडक्शन सोल्यूशन दे सकते हैं पीपीपी मॉडल के द्वारा, राइट। तो इस तरह जो बिजनेसेस है, जो ग्राम पंचायत है, जो आम जनता है, वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। इंक्लूजन, स्पेशली जो टारगेट करना है आपको जेंडर स्पेसिफिकली, आप वुमेन की बात करेंगे, इवन आप ट्रांससेक्सुअल कम्युनिटी की बात कर सकते हैं, कास्ट, ट्राइब्स, डिसेबिलिटी, इन सभी को साथ में लेना है, राइट। इनको टारगेट करना है हमें इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी बिल्डिंग, राइट। स्केलिंग करना है, फाइनेंशियल लिटरेसी, मार्केटिंग, मार्केट लिंकेजेस, स्पेशली ट्राइबल्स को मार्केट लिंकेजेस की जरूरत है। डीबीटी का उदाहरण दिया जा सकता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आप लोगों के घरों में खातों में पैसे देंगे, स्पेशली महिलाओं को जो हेड ऑफ वुमेन है, फिर वो अपने गोल्स, अपने बच्चों के हेल्थ की जो है वो ध्यान रख पाएगी, राइट। और या ऑफलाइन फॉल बैक, यानी अगर सभी को डीबीटी नहीं दे सकते तो ऑफलाइन तरीके से भी डिजिटल लिटरेसी, इसके द्वारा भी आप लोगों को लिटरेट कर पाएंगे, देन दे विल बी एबल टू यूज द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इजीली विदाउट हैविंग फियर ऑफ एनी इशू, राइट। तो इस तरह आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं मोटा मोटी, राइट। कंक्लूजन में हम कहेंगे फैसिलिटेशन इज इक्वल टू सिंपल रूल प्लस स्ट्रॉन्ग डिलीवरी प्लस पार्टनरशिप प्लस ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। मोटा मोटी आपको समराइज करना है जब हम फैसिलिटेशन की बात कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बेसिकली जो हमारा काम है ऑफ रेगुलेशन थ्रू रूल्स, उसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हम डिलीवरी को इंश्योर कर रहे हैं, पार्टनरशिप, लोगों को पार्टिसिपेशन में, यानी जो डिलीवरी है ऑफ सर्विसेज उसमें उनको उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, इसके द्वारा हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। Sixth question, it is said that ethical work culture, it is said that for an ethical work culture there must be code of ethics in place in every organization to ensure value based and compliance based work culture. What suitable measure would you adopt in your workplace? work culture के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, कोई दूसरा क्वेश्चन था, मैंने शायद मिसप्लेस कर दिया। वर्क कल्चर पे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियसली, तो यू कैन चेक इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो कहा गया है कि जो एथिकल वर्क कल्चर है, इट इज सेड दैट एथिकल वर्क कल्चर देयर मस्ट बी कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वैल्यू बेस्ड और कंप्लायंस बेस्ड वर्क कल्चर क्रिएट कर पाए। व्हाट सुटेबल मेजर वुड यू अडॉप्ट टू एंश्योर दिस, यानी मोटा मोटी पहले एक ऑब्जर्वेशन है कि यू नीड कोड ऑफ एथिक्स इन ऑर्डर टू हैव ethical work culture. What measures would you provide to ensure value based and compliance based work culture? Value based and compliance based, तो ये दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आपको मेजर्स बताने हैं, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। सो यू कैन स्टार्ट बाय डिफाइनिंग कोड ऑफ एथिक्स। क्या है कोड ऑफ एथिक्स? जब हम शेयर्ड वैल्यूज पे रूल्स बनाते हैं और जो फॉलो किए जाते हैं बाय द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको कोड ऑफ एथिक्स कहा जाता है, राइट। सो एम क्या है हमारा? वैल्यू बेस्ड और कंप्लायंस बेस्ड कल्चर क्रिएट करना। तो वो कैसे कैसे किए जा सके वो बताएंगे। तो मेजर्स बताने आपको, मेजर्स पूछा गया है, मेजर्स टू व्हाट? मेजर्स टू डू टू थिंग्स, वैल्यू बेस्ड एंड कंप्लायंस बेस्ड वर्क कल्चर। तो यू विल मोटा मोटी गिव सम सजेशंस। सो रोबस्ट कोड होना चाहिए, एक कोड जो है वो रोबस्ट होना चाहिए। अगर आपको वैल्यू बेस्ड जो है जो सिंपल होना चाहिए, आपको ऑर्गेनाइजेशन की जो कोड ऑफ एथिक्स है या कोड ऑफ कंडक्ट है वो अगर समझने, दे हैव टू बी सिंपल, ओनली देन यू विल बी एबल टू appreciate those values and then you will be able to imbibe those values, right। तो value based measures के लिए first of all robust code होना चाहिए, right। इसके अलावा ट्रेनिंग होनी चाहिए, ethics ट्रेनिंग होनी चाहिए, right। लोगों की they have to understand what sort of things are bad, what things are good, right, and how you have to approach a particular problem, right। how to उनको gender sensitize किया जाए, उनको हर तरीके से sensitize किया जाए to marginal vulnerability and so and so forth, right। तो वर्कशॉप लिया जाए, इंडक्शन लिया जाए, उनका स्पीकअप क्लाइमेट क्रिएट किया जाए। आप देखोगे कई सारे लोग कहीं पे कुछ गलत हो रहा है उसको सामने नहीं लाते, वाई? बिकॉज दे फियर कि उनके ऊपर रिटेलिएशन होगा, राइट। तो ऐसा एक माहौल क्रिएट किया जाए जहाँ पे लोग साइकोलॉजिकली सेफ फील करें और रिवॉर्ड किया जाए उन लोगों को जो एथिकल काम करते हैं, राइट। और एथिक चैंपियन और मेंटर क्रिएट किए जाए, राइट। सो इस तरह से आप ये मेजर्स बताए हमने जिससे हम वैल्यू बेस्ड कल्चर क्रिएट कर पाएंगे, वर्क कल्चर, राइट। अब कंप्लायंस बेस्ड वर्क कल्चर यानी रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसेसेस, राइट, उसके द्वारा हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो देयर हैज टू बी पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। लाइक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को, कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, राइट, उसको डील करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, डिस्क्लोजर पॉलिसीज होनी चाहिए, गिफ्ट लिए जा सकते नहीं लिए जा सकते, प्रोक्योरमेंट का तरीका क्या होना चाहिए, राइट, ई मार्केटिंग प्लेसेस का इस्तेमाल करे या ऑक्शन का इस्तेमाल करे, ये प्रोसेसेस आपके पास होने चाहिए, राइट। इसके अलावा कंट्रोल्स होने चाहिए, जैसे कि जो व्यक्ति
फाइनेंस बुक कीपिंग करता है वही ऑडिटिंग करे, ये गलत हो जाएगा, राइट। या जो मनी डिसबर्स करता है, जो यूज करता है मनी का, राइट, वही उसकी अकाउंटिंग करे, ये भी गलत होगा, राइट, क्योंकि वो जो अकाउंट के बुक्स है उसमें गड़बड़ियां कर सकता है, राइट। सो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है, ई प्रोक्योरमेंट ऑडिट होनी चाहिए, राइट। विसल ब्लोअर, जो भी विसल ब्लोअर कौन होता है, वो जो कि गलत चीजें हो रही है उसको उजागर करता है, राइट। तो उसको प्रोटेक्ट करने की प्रावधान होनी चाहिए, राइट। तो आपने मेजर्स बताए मोटा मोटी कैसे हम कंप्लायंस बेस्ड कल्चर क्रिएट कर सकते हैं और वैल्यू बेस्ड कल्चर क्रिएट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बात की जा सकती है, राइट, कि लोग प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज करें अपने इंटरेस्ट ताकि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। ऑडिट मैकेनिज्म, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर कस्टमर्स स्पेशली। कंक्लूजन में आप बता सकते हैं दैट वी हैव टू ब्लेंड वैल्यू विद वेरिफिकेशन, राइट, और उसको रिव्यू करना है कंटिन्यूअसली। इसी के द्वारा हम एक कल्चर क्रिएट कर सकते हैं जो कि एथिकल वर्क कल्चर होगा। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, आप देखोगे लास्ट ईयर कई सारे ऐसे न्यूज आए जहाँ पे वर्क कल्चर, टॉक्सिक वर्क कल्चर की बात बहुत ज्यादा होती है, राइट। या अर्नस्ट एंड यंग में एक महिला ने सुसाइड करा था रिसेंटली, सेबेस्टियन समथिंग हर नेम वाज दैट, राइट। इसको हमने कवर किया था अपने न्यूज में, अपने करंट अफेयर्स के मॉड्यूल में। तो व्हाई वी अर्जेंटली नीड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, ये एक करंट अफेयर्स में रिसेंटली सितंबर 2024 का एक इशू था, इसको हमने डिस्कस किया था, राइट। कोड ऑफ एथिक्स तो लेक्चर्स में पढ़ाया ही जाता है, राइट। और एक अच्छा वर्क कल्चर, वर्क ऑर्गेनाइजेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी हम पढ़ाते हैं, राइट। सो इसके अलावा एक क्वेश्चन भी हमने रिसेंटली टेस्ट सीरीज में पूछा था, चेंजिंग सोसाइटल एटीट्यूड टुवर्ड वर्क लाइफ बैलेंस डिमांड्स रीडेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स, की ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स को रीडिफाइन करने की जरूरत है, यानी कहीं ना कहीं कोड ऑफ एथिक्स की बात ही हो रही है यहाँ पे, राइट। तो मेंस के टेस्ट सीरीज में हमने इसको पूछा था, इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली उसी के आसपास कोई क्वेश्चन बन गया है। तो ऑफ कोर्स ये सब हम क्यों, कैसे हम बना पाते ये क्वेश्चंस, या थ्रू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स यू हैव टू मैप टू योर कंटेंट एंड देन रिवाइज इट, राइट। इस तरह आप ज्यादा इफेक्टिव रिवीजन कर पाएंगे फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस, राइट। तो उन एरियाज को आप छाट पाएंगे जो ज्यादा प्रायोरिटी पे उस साल। तो लास्ट 2 साल के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप देखोगे 2024 का करंट अफेयर है ये, राइट। सो नहीं, 1 साल के अंदर का ही है, बट ऑफकोर्स कई बार 2 साल के करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, let's move to the next thing. Last theory question. India is an emerging economic power of the world as it has recently secured status of 4th largest economy of the world as per IMF projection. However, it has been observed that in some sector allocated funds remain either underutilized or misutilized. What specific measure would you recommend for ensuring accountability in this regard to stop leakages gaining status of 3rd largest economy of the world in near future? कहा गया है कि इंडिया एक सुपर पावर है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई एज पर IMF, राइट। बट कुछ चैलेंजेस हम फेस करते हैं, जैसे हमारे पास जो फंड है उसको हम सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते, वो मिसयूज हो जाता है, अंडर यूज हो जाता है, राइट। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, हम देखेंगे आगे, राइट। तो क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं जिससे अकाउंटेबिलिटी एंश्योर हो कि जो गलत हो रहा है उसकी जवाबदेही सुनिश्चित हो। अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन है, ताकि लीकेजेस को स्टॉप करे और हमारा जो स्टेटस हम चाहते हैं कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन पाए, राइट, वो कैसे होगा, बाय यूजिंग फंड्स प्रॉपर्ली, राइट। तो वो अचीव करने के लिए यू हैव टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी, यू हैव टू एंश्योर कि मिसयूज ना हो, अंडर यूटिलाइज ना हो फंड का, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड पे था टू मीट डेवलपमेंटल गोल्स, सेम टू सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के प्रेजेंट कंटेक्स्ट में उसका तड़का लगा के पूछा गया, राइट। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी, सो अगेन 2019 और 16 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑफकोर्स 5 साल पहले के क्वेश्चन है, राइट। सो ये नहीं कहा जा सकता कि 5 साल के क्वेश्चन ही लास्ट पास आपको करने, उसके पहले के क्वेश्चन भी आपको देख डालने, राइट। अब कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, स्टार्ट करें विद द कंटेक्स्ट इटसेल्फ कि रैपिड ग्रोथ क्या चाहती है, कि स्पेंडिंग क्लीन हो और आउटकम ओरिएंटेड हो, जिससे लीकेज ना हो, राइट। जो ट्रस्ट तो इरोड करता है लोगों का, बट जीडीपी गेन्स को भी रोकता है कहीं ना कहीं, राइट। तो इससे हमने स्टार्ट कर दिया। देन मूव ऑन टू दी मेजर पार्ट, आपको मेजर्स बताने हैं यहाँ पे कैसे आप फंड का इस्तेमाल सही से करेंगे और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहा गया कि स्टॉप लीकेजेस, राइट। तो स्टॉप लीकेजेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप इंश्योर करेंगे कि आउटकम बेस्ड फंडिंग हो, राइट, कि फंड जो दिया जा रहा है वो बेस्ड हो ऑन आउटकम, क्या आपने बनाया है, राइट। वो प्राइवेट को फंड दिया जाए या गवर्नमेंट अथॉरिटीज को फंड दिया जाए, वो कैसे डिलीवरी कर रहे हैं और कितने हद तक वो बेहतर डिलीवरी कर पाएंगे, या जो भी आउटपुट है उसके ऊपर बेस्ड होगा आपका नेक्स्ट एलोकेशन ऑफ फंड, राइट। आउटकम बेस्ड बजटिंग, टाइम बाउंड रिलीज होना चाहिए, कई सारी जगह पे रिलीज नहीं किया जाता, स्पेशली जो इंश्योरेंस वाला किस्सा है, राइट, जो एग्रीकल्चरल है, खेती बाड़ी करते हैं,
उनका इंश्योरेंस कई बार जो है मिलता नहीं उनको टाइम पे। तो आप एग्जांपल देते जाए ऐसे यहाँ पे साइड में, बहुत शॉर्ट में एग्जांपल देने, राइट। ई प्रोक्योरमेंट की बात की जा सकती है कि कई बार जो पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, राइट, वाइल्स बाइंग गुड्स और सेलिंग गुड्स और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट। तो वो डिजिटल तरीके से हो तो वो ज्यादा जो उसका जो ट्रैक बना रहता है कि कितना पैसा गया, कितना पैसा आया है, राइट, और वो कहीं से भी सिफन ऑफ नहीं होता, राइट। तो इससे क्या होता है कि ई प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, स्टैंडर्ड बिडिंग होनी चाहिए, ऑक्शन होनी चाहिए, वेंडर बैक लिस्टिंग होनी चाहिए। अगर कोई वेंडर है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जिसको काम दिया गया है, वो अगर गलत तरीके से पैसे का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए, राइट। जियो टैगिंग होनी चाहिए एसेट्स की, जो भी एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं उसकी जियो टैगिंग हो, ताकि हमें पता चले कि चीजें बनी और उसका वेरिफिकेशन भी हो। और ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कुछ आपने लीक्स को रोकने के लिए मेजर्स बताएं। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी के अराउंड आप मेजर्स बता सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट कर रही है ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो डैशबोर्ड होना चाहिए, डेटा डैशबोर्ड होना चाहिए, सोशल ऑडिट होना चाहिए, आरटीआई डिस्क्लोजर होने चाहिए, राइट। ग्रीवेंस पोर्टल होना चाहिए। अगर कोई भी सर्विस का लाभार्थी है, उसको सर्विस नहीं मिल रही है, तो उसके ग्रीवेंसेस को सही तरीके से चैनलाइज किया जाना चाहिए। विसल ब्लोअर, अगर कोई व्यक्ति लूप होल्स ढूंढ रहा है बिटवीन दी in the system, right, or something that is fishy, he's trying to bring it out, he has to be protected, right, because efficiency बढ़ती है अगर हमने प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर लिया, और विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करेंगे तभी प्रॉब्लम्स डिटेक्ट हो पाएंगे, राइट। कम्युनिटी मॉनिटरिंग, यानी जो समाज है वो देखे कि कहीं पे कोई गड़बड़ी हो रही है, धांधली हो रही है इन टर्म्स ऑफ मिसयूज ऑफ फंड। जैसे आप यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं मनरेगा के फंड के बारे में, कई बार ये मिसयूज होता है, राइट। इवन जो महिलाएं उनको फंड नहीं दिया जाता या समान वेतन नहीं दिया जाता, इन चीजों को भी सामने लाना पड़ेगा। इसके लिए कम्युनिटी को जागरूक रहना पड़ेगा। कल्चर और कैपेसिटी, राइट, सो देयर हैज टू बी कोड ऑफ एथिक्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड मैकेनिज्म, एसओपीज, इंसेंटिव फॉर टाइमली एंड क्वालिटी स्पेंडिंग। टेक का इस्तेमाल करें जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और ऑफलाइन फॉल बैक तो होना चाहिए टू अवॉइड एक्सक्लूजन। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं मेजर व्हाट मैटर्स, पब्लिश इट, ऑडिट इट, एनफोर्स इट। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेजर थिंग्स। आप किसी भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है, यू हैव टू मेजर थिंग्स, राइट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट। पब्लिश इट, यानी लोगों के सामने लाए, राइट। ऑडिट कराए थर्ड पार्टी से, और एनफोर्स कराए, अगर कोई गलत हो रहा है तो उसको एनफोर्स कराए। तो इस प्रिंसिपल को अगर हम एंश्योर करें तो अकाउंटेबिलिटी एंश्योर होगी, राइट। तो हमने थ्योरी पार्ट कर लिया है। आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े मॉडरेट से डिफिकल्ट के बीच में थे, स्पेशली अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो वो मॉडरेट लेवल पे जा रहे थे, बट मोटा मोटी पेपर जो है वो मॉडरेट ही था। इफ यू आर थरो विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इफ यू हैव क्रिएटेड सम फ्रेमवर्क्स। चलिए अभी बहुत फास्ट तरीके से हम केस स्टडी करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, अदरवाइज बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, राइट। वी वांट टू फाइंड इट अप फास्ट। तो मोटा मोटी जिस बताते थे, विजय जो है वो डेप्यूटी कमिश्नर है एक हिली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के, और बहुत बारिश हो गई वहाँ पे, क्लाउड बस्ट हो गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। रोड वगैरह जो है नेटवर्क का टेलीकम्युनिकेशन डिसरप्ट हो गए, कई सारे घर जो है गिर गए हैं, 200 लोग मारे गए हैं, 5000 लोग इंजर हो गए हैं। अब ये व्यक्ति जो है विजय, ही इज इंपॉर्टेंट पर्सन, राइट, ही इज अ डेप्यूटी कमिश्नर, ही इज गोइंग टू अंडरटेक दी रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह, उसमें उनका योगदान होगा, राइट, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। बट उनको पता चलता है कि उनकी माता गुजर गई है, और उनको उनके फैमिली से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप आए, लास्ट राइट आपको करने हैं, राइट, जो अंतिम विधि होती है वो करनी है, राइट। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन अवेलेबल है विजय के पास, क्या एथिकल डिलेमा वो फेस कर रहे हैं, और क्रिटिकली इवेल्युएट करें उन ऑप्शंस को, जो भी ऑप्शन उनके पास है, और आप कौन सा ऑप्शन उनको बताते हैं कि वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, और उसकी जस्टिफिकेशन। तो मोटा मोटी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप कंटेक्स्ट बता दीजिए, शॉर्ट में कंटेक्स्ट बता दीजिए, क्वेश्चन का कंटेक्स्ट क्या है, यानी बेसिकली इशू क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि क्लाउड बस्ट हो गया है, और यहाँ पे जो ऑफिसर है इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ही इज फेसिंग अ डिलेमा। एक तरफ उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी है कि उसको वहां पे रुक के काम करना है, दूसरी तरफ उसका पर्सनल ड्यूटी है, उसके माता पिता, उसके जो परिवारजन है उसके प्रति भी उसकी ड्यूटी है, राइट, इज नॉट अ रोबोट। तो फिलियल ड्यूटी एंड पब्लिक ड्यूटी, इसके बीच में कंफ्लिक्ट है। मोटा मोटी आपने कंटेक्स्ट बता दिया, बहुत डिटेल में नहीं, अब पूरा सब कुछ नहीं बताना है वहाँ पे, शॉर्ट में बताना है, या इवन जनरल भी आप बता सकते हैं कि एक सिविल सर्वेंट को कई बार ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है जहाँ पे उसके पर्सनल ऑब्लिगेशन वर्सेस उसके प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन में टकराव होता है। ये भी एक सिंपल तरीका हो सकता है विदाउट डिस्क्लोजिंग एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द केस स्टडी, राइट। और फिर बाद में केस स्टडी में तो इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, स्टेक होल्डर बताएं, जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर उनको बताएं। एथिकल डिलेमास कौन से हैं, तो एक तरफ पब्लिक सेफ्टी है, राइट, लोगों की जान बचानी है, दूसरी तरफ फिलियल ड्यूटी है यानी परिवार के प्रति, रूल ऑफ लॉ है वर्सेस कल्चरल ऑब्लिगेशन है, आपके कल्चर के ऑब्लिगेशन, ऑप्टिक ट्रस्ट है वर्सेस प्राइवेसी इन ग्रीफ। ऑप्टिक ट्रस्ट यानी आप जब वहां से निकल जाओगे, राइट, अपने माता के लिए
उनकी अंतिम विधि को पूरा करने के लिए, तो लोगों का ट्रस्ट टूट जाएगा, राइट। वो देखेंगे आपको आप यहाँ से जा रहे हैं, राइट। बट एट द सेम टाइम यू वुड वांट टू ग्रीव इन प्राइवेसी, राइट। ये एक डिलेमा है कि मुझे अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं कुछ करना है, राइट। तो ये एक डिलेमा है। शॉर्ट टर्म प्रेजेंस अगर आपका रहता है, राइट, तो शायद आप कई सारी लाइफ को बचा पाओगे। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखिए कि आपने कोई एक बैकअप नहीं क्रिएट किया, अगर आप पुश करते हो अपनी टीम को कि आप संभालो, तो शायद ऐसा हो सकता है कुछ जाने ना बचा पाए, बट वो जो लोग हैं वो ज्यादा तैयार हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह भी देखा जा सकता है डिलेमा, इस तरह भी आप सोच सकते हैं, राइट। अब क्या ऑप्शन है, तो सबसे पहले वीक ऑप्शन बताएंगे, फिर स्ट्रॉन्ग, फिर स्ट्रॉन्गेस्ट जो कि आप चूज करेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है कि आप you leave the place and you go to do your final rites of your mother, right। इसके प्रोज बताए, कॉन्स बताए, कुछ एथिकल अगर पार्ट्स है वो बताए, आप इसको देख सकते हैं डिटेल में। देन सेकंड इज डू नॉट ट्रैवल, आप ट्रैवल ना करें, वहीं पे रुके, और जो राइट्स है वो किसी और से भी करवा सकते हैं आप, राइट। यहाँ पे नहीं कहा गया, यहाँ पे जो बताया गया कि आपके रिलेटिव में से सिर्फ आपकी बहन है जो कि यूएस में बैठी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, यहाँ बताया गया उनकी सिस्टर जो है यूएस में, तो कोई फाइनल राइट करने के लिए नहीं। तो ये थोड़ा सा एक ट्रैप में पकड़ने की बात है यहाँ पे। तो आप प्रॉक्सी रिमोट राइट जो है वो कोई और कर ले, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके प्रोज कौन से बता सकते हैं, एथिकल जो पार्ट है वो भी बता सकते हैं, राइट। और कंक्लूजन में या जो फाइनल ऑप्शन होगा, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन होगा, उसमें आप बताएंगे कि पहले तो आप अपनी ड्यूटी करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे चीजों को। तो अगर आपने अपने ड्यूटी कर ली, राइट, आपको समय मिलेगा, उसके बाद आप जा सकते हैं। हो सकता है कि जो फाइनल राइट्स आप ना कर पाए, राइट, आप अपनी टीम वालों को, ऑफिसर्स तो हर जगह होते हैं, उनको कह सकते हैं, राइट, कि आप हमारे माता के फाइनल राइट्स कर दे वगैरह वगैरह, राइट। तो कोई ना कोई तो वहां पे होगा, राइट। तो दोस्त हो सकता है या कोई और हो सकता है। तो डू दी थिंग्स, और व्हाट यू कैन डू इज कि आप उसको थोड़ा डिले करा सकते हैं फाइनल राइट्स को, राइट। यू कैन से कि मैं देखता हूँ 24 घंटे में अगर ये स्टेबलाइज हो जाता है, देन आई विल कम बैक, राइट। सो तो उस तरह से आप अगर यू कैन स्क्वीज सम टाइम फॉर योरसेल्फ, दैट कैन आल्सो बी एन ऑप्शन, राइट। तो वो एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि आप पूरी तरह से कोई एक चीज को पूरी तरह से गिव अप नहीं कर रहे, राइट। यू आर देयर वर्किंग, ट्राइंग टू रिजॉल्व इश्यूज, राइट। तो इन्हीं चैलेंजेस को, क्योंकि अगर आप एक सीधा मार्ग ले लेते कि नहीं जाऊंगा या जाऊंगा, राइट, और यही बता देते, देन यू आर नॉट वेरी capable of taking decisions that ensure win-win situation, right। आपको win-win situation ensure करना है। यहाँ पे win-win situation ये शब्दावली तो इस्तेमाल नहीं की जा सकती, बट मोटा मोटी आपको ट्राई करना है कि स्टेक होल्डर जो है उनके नीड्स को फुलफिल करना है जितना हो सके, राइट। ऑफ कोर्स यू हैव टू एंश्योर कुछ चीजों को प्रायोरिटी दी जाए। तो यहाँ पे प्रायोरिटी क्या होगी कि स्टेबलाइज करें इस सिचुएशन को पहले, देन टाइम बॉक्स ट्रैवल, 24 से 24-48 आवर्स में आप वहां जा सकते हैं, फिर से आ सकते हैं। यू हैव टू ऑफ कोर्स टेक हेल्प ऑफ द सिस्टम, राइट, टू गो मूव फास्ट एंड सो एंड सो, राइट। तो इससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी और अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहेगी। लॉजिस्टिक का इशू हो सकता है, वेदर रिस्क हो सकता है, टाइट टाइमलाइंस हो सकती है, राइट। एंड बेस्ट, अगर एथिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो हम यहाँ पे बेस्ट बैलेंस क्रिएट कर पा रहे हैं ऑफ कॉन्सिक्वेंस, ड्यूटी एंड केयर, केयर एथिक्स, ड्यूटी, डियोंटोलॉजी एंड कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। तो इनके बारे में तो हम पढ़ते ही हैं डिटेल में। तो कंक्लूजन में यू विल चूज द बेस्ट ऑप्शन। अब देयर इज नो वन ऑप्शन फॉर एवरीवन, राइट। कुछ लोग सोच सकते हैं कि नहीं मैं यहाँ पे रुकूंगा, फाइनल राइट्स किसी और से करवाऊंगा, कुछ कहेंगे नहीं मैं ट्राई करूंगा कि इसको स्टेबलाइज करूँ एंड देन मूव, अगर कोई और मेरे जगह पे ले सकता है, राइट। तो इस तरह भी ऑप्शन हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन। आपको बस जस्टिफिकेशन सही देना है, कोई गलत ऑप्शन नहीं है। पूरी तरह से गलत ऑप्शंस भी होते हैं अगर आपने कोई इलीगल मेजर ले लिया, राइट। सो एंश्योर लाइफ सेविंग कंटिन्यूटी विद ह्यूमेनली फुलफिलिंग फिलियल ड्यूटीज, ऑप्टिमाइज पब्लिक वेलफेयर, उसके आपने जस्टिफिकेशन दे दी। कंक्लूजन में आप बता सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज कंटिन्यूटी फर्स्ट, कंटिन्यूटी वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अगर नहीं हो, आपकी जगह दो लोग हैं जो आपका काम करेंगे, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक्ट विद ह्यूमन बैलेंस, राइट, ये तरीका हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो बेसिकली अगेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सॉर्ट्स ऑफ राइट्स, राइट। यहाँ पे बताया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हमने कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, राइट, और इसके लिए गवर्नमेंट कई सारे प्रोविजंस करती है, जैसे हाउसिंग वगैरह प्रोवाइड करती है, राइट, स्पेशली जो गरीब लोग हैं, मार्जिनलाइज लोग हैं उनके लिए। तो इसी तरह कुछ फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करने की बात की गई है, जिसके द्वारा उस एरिया में हाउसिंग क्रिएट कर पाए हम फॉर दी होमलेस पीपल, राइट। बट वो जो फॉरेस्ट एरिया है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव है। अगेन द सेम थिंग, डेवलपमेंट वर्सेस
इकोलॉजी, इसको थ्योरी में भी पूछा गया, केस स्टडी में भी पूछा गया, राइट। तो वहाँ पे एज ओल्ड ट्रीज है, मेडिसिनल प्लांट्स है, वहाँ पे कुछ ट्राइबल लोग भी है, राइट, और ये सारी चीजें बताई गई हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन तो फेवर में है कि इसको काट दिया जाए, राइट। अब ऐसे में ये भी कहा गया कि वो एरिया सेफ नहीं है, वहाँ पे कई सारे जो लोग हैं हाइड आउट है फॉर इलीगल पीपल एंड सो फोर्थ, और वहाँ पे ह्यूमन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट होता है। क्वेश्चन क्या है कि कैन डिफॉरेस्टेशन बी एथिकली जस्टिफाइड, क्या हम डिफॉरेस्टेशन को जस्टिफाई कर सकते हैं अगर वो सोशल वेलफेयर के लिए। एक तरफ होता है कि आपके डेवलपमेंटल गोल्स में दो तरह के गोल है, एक गोल है कि इंडस्ट्री सेटअप करना वगैरह वगैरह, दूसरा डेवलपमेंटल गोल है कि जो सोशल वेलफेयर है, यानी जो मार्जिनलाइज है, महिलाएं है, आदिवासीज है, या इस तरह जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन, उनके लिए कुछ करना है ताकि वो मेन स्ट्रीम कम्युनिटी से जुड़ पाए, राइट। तो जो सोशल वेलफेयर का स्कीम है, इवन जनरल लोगों के लिए भी उनकी हेल्थ को इंश्योर करना, राइट, वो भी सोशल वेलफेयर में ही आता है, या हाउसिंग प्रोवाइड करना। तो ये जो डेवलपमेंटल गोल है और इकोलॉजिकल गोल, ज्यादातर क्या दिखाया जाता है, इकोलॉजिकल गोल एंड डेवलपमेंटल गोल इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इस तरह से कंपेयर दिखाया जाता है। यहाँ पे एक अलग फ्लेवर दिया है, डेवलपमेंटल गोल में सोशल वेलफेयर एज वेल एज ग्रोथ नहीं, सोशल वेलफेयर एंड इकोलॉजी, इनमें हमें टेंशन देने को यहाँ पे सिचुएशन में बताया गया है। सो कैन डिफॉरेस्टेशन बी एथिकली जस्टिफाइड इफ परस्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव लाइक हाउसिंग फॉर होमलेस, यानी अगर गरीबों के लिए घर बनाया जा रहा है तो क्या हम पेड़ों को काट सकते हैं। व्हाट आर द सोशियो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एथिकल चैलेंजेस, क्या क्या एथिकल सोशियो इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज आप फेस करेंगे व्हेन यू आर ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, और क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं, सस्टेनेबल सब्सटेंशियल अल्टरनेटिव, और पॉलिसी इंटरवेंशन कैन बी प्रपोज टू एंश्योर बोथ एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी आर प्रोटेक्टेड, यानी दोनों को आप प्रोटेक्ट कर पाए, एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी और ह्यूमन डिग्निटी। तो क्या अल्टरनेटिव मेजर हो सकते हैं, राइट, वो भी पूछा गया। तो 3 टेक्निकल क्वेश्चन या ट्रिलिंग क्वेश्चन है। तो यू कैन स्टार्ट विद जस्ट मेंशनिंग कि जो केस स्टडी वो किस चीज से रिलेटेड है। देयर इज अ टेंशन बिटवीन टू सॉर्ट्स ऑफ राइट्स, राइट। वन इज राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा गया है, जो कि ये नहीं है बाय कोड यू कैन नॉट एनफोर्स इट, बट स्टिल इट्स अ राइट, राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रोटी कपड़ा मकान का राइट फॉर पुअर पीपल। एट द सेम टाइम फॉरेस्ट राइट्स हैं, वहाँ के जो प्राणी मात्रा है उनके राइट्स है, राइट। सो इनके बीच में हमें कहीं ना कहीं एक टेंशन दिखाई देती है। तो ये आपने कंटेक्स्ट सेट कर दिया, स्टेक होल्डर्स बता दिए। अब क्या पहला ट्रेलिंग क्वेश्चन क्या, इसको जस्टिफाई किया जा सकता है डिफॉरेस्टेशन को, तो आप बताएंगे कि कंडीशनल है, इट डिपेंड्स ऑन सम कंडीशन, यहाँ जस्टिफाई किया जा सकता है बट देयर आर सम कंडीशन। आप कंप्लीट ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं देंगे कि हाँ किया जा सकता है, कुछ कंडीशंस आप बताएं, जैसे कि लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए वो, कि कोई और जगह नहीं है, राइट, और उनको हाउस बनाने के लिए तो ऑफकोर्स वहीं पे बनाएंगे, राइट। लीस्ट हार्म होना चाहिए, अगर हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं उस जगह का, तो वहाँ के प्राणी, वहाँ के जो ट्राइबल, उनको कम से कम हार्म हो, ये एक कंडीशन हो सकता है। अवॉइड करें हो सके जितना, अगर नहीं कर सकते तो मिनिमाइज करें, राइट। AVRO प्रिंसिपल, AVRO यानी अवॉइड, मिनिमाइज, रिस्टोर, हमसे जो भी हो सकता है उसको रिस्टोर करें और ऑफसेट करें, राइट। इसके अलावा आप और एथिकल प्रिंसिपल की बात कर सकते हैं, जैसे राइट बेस्ड जस्टिस प्रिंसिपल, राइट। तो फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट है, सॉरी फॉरेस्ट राइट एक्ट है, या फिर और भी कई सारे जो एक्ट्स है, राइट, उनको फॉलो किया जा रहा है, ये भी होना चाहिए, राइट। प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल, राइट, कि जो बेनिफिट है आपके एक्शन का और जो हार्म है आपके एक्शन का, तो बेनिफिट शुड ऑलवेज आउटवे हार्म, बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए हार्म से, राइट। तो प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, सारी चीज ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। ये सारी चीजें करने के बाद अगर यहाँ पे हमें ग्रीन सिग्नल मिलता है हर एक चीज पे, राइट, या मैक्सिमम चीजों पे, देन वी कैन गो अहेड, राइट। ये एक तरीका हो सकता है, यानी कंडीशनल आपने आंसर दिया। की चैलेंजेस पूछे गए, सोशियो इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, एथिकल, बहुत आसान है, देख सकते हैं आप। मोटा मोटी लैंड स्कैरसिटी एक चैलेंज होता है, राइट। डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, वो एक चैलेंज होता है व्हेन वी ट्राई टू क्रिएट एनीथिंग ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन फॉरेस्ट एरियाज, राइट। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क देखिए तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चैलेंज हमेशा होता है कि लैंड नहीं है हमारे पास, लैंड नहीं है, लैंड है तो पैसे नहीं है उसको लेने के लिए, राइट। तो कोऑर्डिनेशन गैप होता है कई सारे मिनिस्ट्रीज के बीच में। EIA की क्वालिटी कई बार क्वेश्चन में आती है कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि उसको थोड़ा लीनियंट रखे, बट जो सिविल सोसाइटी वो चाहती है नहीं, उसको लीनियंट नहीं रखना चाहिए, राइट। एथिकल चैलेंजेस है इंटरजनरेशन इक्विटी, कि हमने आज की जनरेशन के लिए कुछ सामान बनाया है बट वो नेक्स्ट जनरेशन को रॉब करके बनाया, राइट, फॉरेस्ट को काट करके बनाया, राइट। करप्शन, एलीट, ग्रीन वॉशिंग रिस्क, ये सारे आप देख सकते हैं डिटेल में। फिर सब्सटैंशियल अल्टरनेटिव पॉलिसी आप बता सकते हैं कि जितना हो सके नॉन फॉरेस्ट डिग्रेडेड लैंड को इस्तेमाल करे, ब्राउन फील्ड यानी जहाँ पहले ही डेवलपमेंट हो रखा है वहां पे इस्तेमाल करे, राइट। जोनिंग क्रिएट करे, कम्युनिटी राइट्स को इंश्योर करे, यानी लाइवलीहुड उनको दे,
जो भी कम्युनिटी वहाँ पे इम्पैक्टेड है, फॉरेस्ट को मैनेजमेंट, यानी दे शुड बी एंश्योर्ड, दे शुड बी पार्ट ऑफ द को मैनेजमेंट एंड बेनिफिट शेयरिंग, जो भी उसका बेनिफिट मिलेगा वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स को भी मिलना चाहिए, यानी वो घर उनमें फॉरेस्ट ड्वेलर्स को भी दिए जाए, राइट। कंक्लूजन में एथिकल हाउसिंग इज होम विदाउट हैबिटेट लॉस, की जो लोग हैं उनको घर मिले बट हैबिटेट लॉस नहीं होना चाहिए, जो लोग वहां पे हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, राइट। तो इससे आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट जा रहे हैं हम, बट आप थोड़ा सा अगर पॉज करके स्क्रीन को देखेंगे तो यू विल गेट टू नो व्हाट इज डिस्कस्ड इन डिटेल, राइट। सुभाष जो है वो सेक्रेटरी है पीडब्ल्यूडी के, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के, और उनका काम है पब्लिक वर्क से रिलेटेड काम है, राइट। वो पॉलिसी बनाते हैं और एग्जीक्यूशन करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव। अब ये बताया गया है कि बहुत क्लोज है मिनिस्टर के, और उनका जो लड़का है सुभाष का, वो एक रियल एस्टेट एजेंट है बेसिकली, एंड ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉर गुड लैंड, और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के एस्पेक्ट में काम करते हैं, देन दे ही इज द वन हु इज गोइंग टू अनाउंस, और ही इज प्रिवी टू इन्फॉर्मेशन कि कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आने वाले हैं, राइट। सो इफ ही इज इन प्रिवी टू इन्फॉर्मेशन, हिज सन वुड वांट टू नो where new projects are coming, that he could buy it off, right, and then he could sell it at higher rate, क्योंकि जब वो इंफॉर्मेशन लोगों के पास नहीं है, आम जनता के पास, तो वहाँ के रेट्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, राइट, वो नॉर्मल रेट्स होंगे। बट जब लोगों को पता चलेगा कि वो जगह पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनने वाला है, राइट, कोई भी, तो वहाँ के रेट्स बढ़ जाएंगे, एंड दिस पर्सन वांट्स टू मेक द एडवांटेज ऑफ दिस लैग, राइट, ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वो प्रेशर डाल रहा है अपने फादर पे कि आप इन्फॉर्मेशन दें हमें, मैं इसको डिस्क्रीटली इस्तेमाल करूँगा, किसी को पता नहीं चलेगा। इसके अलावा मिनिस्टर का जो लड़का है, नेफ्यू है, बताया गया मिनिस्टर जो इस प्रोजेक्ट को जो है चला रहा है, राइट, या फिर ही इज इम्पॉर्टेंट पर्सन, बिग शॉट हियर, तो वो कह रहा है कि मेरा जो नेफ्यू है ही इज इनटू डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट कर रहा है, तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट होने दें, राइट, आप उनकी इंटरेस्ट को सिक्योर करें, ऐसा कहा गया है। अब दोनों तरफ से प्रेशर है, घर से भी प्रेशर है और आपके जो सीनियर है, जो मिनिस्टर है, उनसे भी प्रेशर है, तो ऐसे में आप क्या करोगे, ये पूछा गया कोर्स ऑफ एक्शन। सो क्या क्या एथिकल इशू इन्वॉल्व है वो पूछा गया। क्रिटिकली एग्जामिन ऑप्शंस बताने और उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, राइट, और कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा वो है। तो कंटेक्स्ट दे दे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन है यहाँ पे, ऑफ कोर्स आपको आपके पर्सनल ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स योर सन, टुवर्ड्स हिज करियर, बट एट द सेम टाइम आपके प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है, राइट। कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू है कि इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है, वो कॉन्फिडेंशियली ब्रीच नहीं होनी चाहिए। मिनिस्ट्रियल प्रेशर है, या फिर पॉलिटिकल प्रेशर हम कह सकते हैं, या पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं, राइट। पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस प्राइवेट इंटरेस्ट, तो ये आपने कुछ सेंट्रल इश्यूज बता दिए। अब इसमें जो है आप एथिकल इश्यूज बताएंगे, सबसे पहले स्टेक होल्डर्स बताए, फिर आपने एथिकल इश्यूज बताएंगे। अब ये चीज जो है आप जो है सटली भी बता सकते हैं विदाउट मेंशनिंग दीज कीवर्ड्स। बेसिकली ये सिनेरियो आपको बताना है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, राइट, क्योंकि वही चीज हम अभी एथिकल इश्यूज में बताएंगे, सो इट वुड बी रिपीटेटिव, राइट। तो आप रेदर देन यूजिंग दिस वर्ड्स यू कैन जस्ट मेंशन कि an officer has to face an issue wherein he has to consider his personal interest, or rather at times his personal interest influence his personal professional obligations, right, or there are times when the ministers try to influence your action, right, and this situation is tough and needs decisive action, right। इस तरह से आप सिंपली भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। फिर स्टेक होल्डर्स बताए, फिर आप उन इश्यूज को बताएं, क्योंकि पहले अगर आपने इश्यूज बता दिए देन इट बिकम्स वेरी रिपीटेटिव, राइट। सो मिसयूज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं, राइट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इशू है, नेपोटिज्म है, यहाँ पे इंटीग्रिटी, इंपार्शियलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारे इश्यूज हमें दिखाई देते हैं, राइट। ऑप्शंस बताएंगे, ऑप्शंस में भी पहले वीक ऑप्शन होगा, राइट, फिर स्ट्रॉन्ग, फिर स्ट्रॉन्गेस्ट, इस तरह ही बताना है आपको, पहले वीक पहले स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बताना है, राइट, ये फ्लो होगा। तो वीक में शेयर कर दे लोकेशन और मिनिस्टर को फेवर कर दे, उसके प्रोज एंड कॉन्स है, राइट, वो बताएंगे। फिर बाद में रेफ्यूज करे सन को, और अवॉइड करे ओपन कन्फ्रंटेशन विद आइदर सन और विद द मिनिस्टर, राइट। आप क्या कर सकते हैं, यू कैन रन थिंग्स प्रोसीजरली क्लीन, आप हर चीज जो है वो प्रोसीजरली क्लीन करेंगे, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑडिट के द्वारा ही होगा, सॉरी बिडिंग के द्वारा ही होगा, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं, राइट, और टेंडर के द्वारा ही होगा, और सन को भी आप नहीं बताएंगे अपने बच्चे को, राइट। तो ये एक हो सकता है। तो यहाँ पे आपने कन्फ्रंट नहीं किया उस मिनिस्टर को कि आप गलत क्यों कर रहे हो, राइट, आप क्यों मुझे बता रहे हो, या आप सीनियर को नहीं बता रहे हो कि इसने ऐसा मेरे को कहा है, राइट। यू आर गोइंग इन द मिडल पाथ कि आप गलत नहीं कर रहे बट आप गलत को उजागर भी नहीं कर रहे, ये एक सेकंड ऑप्शन हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है कि आप रिफ्यूज करें सन को और रिंग फेंस करें, यानी कोई भी एथिकल का अनएथिकल काम ना हो, पॉलिटिशियन का इन्फ्लुएंस ना हो इन दिस पर्टिकुलर, ये इंश्योर करिए। कैसे हो सकता है,
by telling that person or not telling, you can just highlight this thing to your seniors, right? और इंश्योर करिए जो प्रोसेस है वो फॉलो हो टू द टी, राइट? तो जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेरेशन क्रिएट करे, आप अपने जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि मेरा जो लड़का है वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड है, राइट? वो आप जब बता देंगे तो शायद आपके रोल में तब्दीली हो सकती है और आपको उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से थोड़ा सा अलग किया जा सकता है, ये जरूरी है, राइट? बैरियर्स क्रिएट करें, इंफॉर्मेशन बैरियर्स फॉर अदर्स टू गेट टू दैट इंफॉर्मेशन, ई प्रोक्योरमेंट जितना हो सके, बिडिंग डॉक्यूमेंट स्टैंडर्डाइज करे, थर्ड पार्टी ओवरसाइट ऑडिट का प्रावधान करे, राइट? तो आपने कुछ प्रोविजंस बताए, कुछ मेजर्स बताए कैसे इस इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है और उसके प्रोज एंड कॉन्स बता दें, राइट? लास्ट ऑप्शन ही आपका बेस्ट ऑप्शन होगा, जहाँ पे आप मैक्सिमाइज करें पब्लिक इंटरेस्ट को, मीट करें लीगल एथिकल ड्यूटीज को, फेयर रहे, राइट? कंक्लूजन में आप बताएंगे इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी फर्स्ट देन डिलीवरी, राइट? कि इंस्टीट्यूशन की जो प्रोसेस इंटीग्रिटी उसको फॉलो करना है आपको, राइट? बाकी सारी चीजें लेटर आ सकती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन, एक आदमी गलत हो सकता है, उसको रिप्लेस करने वाला दूसरा आदमी, बट इंस्टीट्यूशन और प्रोसेसेस गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशन प्रोसेस गलत होते हैं तो उसका इंपैक्ट कई सारे लोगों पे होता है, राइट? इस तरह भी आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं। देन 10th क्वेश्चन, राजेश जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है एक पब्लिक सेक्टर, ऑयल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, एंड उनको प्रमोशन एक्सपेक्टेशन है कि वो उनका प्रमोशन होगा, बट ACR, राइट, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स या परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, तो उसमें जो उनका सीनियर है वो थोड़ा सा ड्यूबियस है, राइट? तो ही इज पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट, हर तरह से मेहनत कर रहा है टू गेट गुड रेटिंग एंड देन प्रमोशन, राइट? बट उसका जो बॉस है, राइट, वो उसको बुलाता है और कहता है कि आपको कुछ प्रोक्योरमेंट करनी है, कुछ सप्लाईज लेनी है, स्टेशनरी मटेरियल लेना है कंप्यूटर रिलेटेड, बट आपको ये स्टेशनरी एक पर्टिकुलर वेंडर से लेना है, यानी वो वेंडर भी बता देता है उसको, तो वो शुरू कर देता है वेंडर को जो राजेश है, he starts the process, but he finds some issue. What is the issue? कि 35 लाख, राइट, 30 और 35 लाख ऐसा कुछ कहा गया, 35 लाख के ऊपर के अगर प्रोविजंस आप खरीद रहे, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको आपके सीनियर अथॉरिटी से सैंक्शन लेना पड़ेगा, और यहाँ पे सीनियर अथॉरिटी उसका बॉस ही है, राइट? और सेकेंडली जो सामान खरीदा जा रहा है वो छोटे छोटे ऑर्डर्स में किया जा रहा है, ताकि पता ना चले कि जो अमाउंट है वो ब्रीच हो रहा है, जिसके लिए सैंक्शन आपको लेना पड़ेगा ऑफ द अथॉरिटी, राइट? तो आपके नाम पे आपको ये ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे। तो ये कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस बताए गए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि प्रोसेसेस के बारे में बात की गई। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जहाँ पे प्रोसेसेस बहुत सारे बताए जाते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, आपको शायद समझ में नहीं आएगा डिटेल में, तो 1-2 बार पढ़ लीजिए, 2 से ज्यादा तो पढ़ नहीं सकते अगर छोटा है तो, राइट? तो स्प्लिट करने की बात की गई एक्सपेंडिचर, और अवॉइड करने की बात की गई हायर अथॉरिटी से सैंक्शन, राइट? तो जो प्रोसेस होता है जनरल फाइनेंशियल रूल्स, उसको फ्लंक किया जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अब ये बंदा क्या करेगा? व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल टू राजेश इन अबाउट सिचुएशन? क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है इस केस में, और क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकता है, राइट? सो आप कंटेक्स्ट सेट करेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है आपके ऊपर, राइट? आपका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो आपके बॉस के हाथ में, और बॉस ही आपको कुछ गलत काम करने को कह रहा है, राइट? तो प्रोबिटी वर्सेस प्रेशर के बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, राइट? तो स्टेक होल्डर्स बताए, एथिकल इश्यूज बताए, तो सबसे पहला एथिकल इशू है मिसयूज ऑफ डेलीगेटेड पावर्स, स्प्लिटिंग टू एवेड सैंक्शन, रूल्स को फ्लंक किया जा रहा है, राइट? इंटीग्रिटी वर्सेस करियरिज्म, ये एक डिलेमा है कि आपको इंटीग्रिटी से काम करना है, बट एट द सेम टाइम आपका करियर भी दाव पे है, राइट? कंपटीशन फेयर नहीं है, फेवरेटिज्म हो रहा है, एक ही वेंडर को दिया जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑडिट ट्रेल, ये सारी चीजें हैं। फिर आप ऑप्शन बताएंगे, सबसे पहला ऑप्शन है कि आप स्प्लिट कर देंगे 35 लाख के ऑर्डर को इनटू लेस देन 30 लाख ऑर्डर, राइट? और अवॉइड करेंगे हायर सैंक्शन, राइट? इसके प्रोज एंड कॉन्स आप बताएंगे। फिर सेकंड है कि कर्टेल करेंगे आप, यानी मोटा मोटी आप सही मार्ग अपनाएंगे कि आप कंपिटिटिव बिडिंग करेंगे, आप उसी व्यक्ति से नहीं लेंगे, राइट? और वो जो स्प्लिटिंग का काम है वो नहीं करेंगे आप, राइट? बट एट द सेम टाइम आप इस चीज को उजागर भी नहीं कर रहे हैं कि जो गलत आपको आपके सीनियर ने कहा है, राइट? सो ये एक ऑप्शन हो सकता है, इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं होगा, रिस्क नहीं होगा आपको, बट ऑफ कोर्स हो सकता है रिस्क इन द सेंस कि आपको अप्रेजल ना मिले, राइट? थर्ड ऑप्शन है कि आप जो 35 लाख का ऑर्डर है, राइट, वो आप उसके लिए हायर सैंक्शन लेंगे, राइट? यानी आपके जो सीनियर्स हैं उनसे आप उसको अप्रूव करवाएंगे, राइट? और अगर आपका सीनियर मना करता है तो आप उसको कहेंगे कि रिकॉर्ड में दो, आप लिख के दो आप मुझे, राइट? और अगर ये भी नहीं होता तो आप एस्केलेट करेंगे आपके हायर अथॉरिटीज को, राइट? तो ये थोड़ा सा कन्फ्रंटेशनल है,
बट ये करना पड़ेगा आपको, राइट। यहाँ पे अब इसमें आप चूज करेंगे लास्ट ऑप्शन बिकॉज इंटीग्रिटी का सवाल है, राइट। उसके आप जस्टिफिकेशन थे और कंक्लूजन में आप बताया कि प्रोबेबिलिटी हमेशा प्रेशर के ऊपर होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी का अर्थ क्या है? दैट यू आर अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड दैट इज वेरीफाइड, इसका अर्थ है प्रोबेबिलिटी। और इंटीग्रिटी का अर्थ क्या है? इंटीग्रिटी यानी आप प्रेशर में सकम नहीं होते, यू डोंट गिव इन टू प्रेशर एट ऑल टाइम्स, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के जो ऊपर, या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, मनरेगा जिसे कहा जाता है, राइट। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। मनरेगा क्या है? मोटा मोटी जो लोगों के पास, स्पेशली रूरल बैकग्राउंड में जिन लोगों के पास काम नहीं है, उनको गवर्नमेंट काम देती है, और अगर गवर्नमेंट काम नहीं दे पाती तो वो भत्ता देती है, 100 दिन का भत्ता, या कहीं पे 150 दिन, कहीं पे 200 दिन का भत्ता देती है। अब ये जो स्कीम है, इसमें क्या होता है कि कुछ जो काम होते हैं, मतलब मैनुअल काम ही होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपको जॉब कार्ड मिलता है अगर आप इसके द्वारा हेल्प लेना चाहते हैं, या आप अपने आय को मेंटेन करना चाहते हैं, राइट। तो जॉब कार्ड मिलता है। इसके अलावा आपको डिसबर्स किया जाता है पैसा, राइट। कई सारे और यहाँ पे बताए गए चीज़ें। तो अब ये बताया गया कि आप अब अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अपॉइंट हुए हो एज एन इंचार्ज ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की है जो मनरेगा का जो प्रोग्राम है इसको मॉनिटर करना है, और आपके पास सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, जो भी टेक्निकल सैंक्शंस है टू ऑल मनरेगा वर्क, इसकी अथॉरिटी आपके पास है। बट आप जब भी इसको मॉनिटर करते हो तो आप देखते हो जो पुराना ऑफिसर था उसने कई सारे प्रॉब्लम्स करके रखे हैं, जैसे कि पैसे नहीं गए हैं लोगों के पास जिनके पास पैसे जाने चाहिए, जिन्होंने काम कर रखा है उन लोगों के पास गए पैसे, जो कि जिनके पास जॉब कार्ड भी नहीं है, राइट। जो मस्टर होता है लेबरर्स के, उसको मेंटेन नहीं किया गया, रोल को मिसमैच है बिटवीन वर्क डन एंड पेमेंट मेड, राइट। इसके अलावा पेमेंट जो है फिक्टिशियस लोगों को दिया गया है, जैसे रिसेंटली यहाँ पे लाड़की बहन योजना की बात की जा सकती है। आप उदाहरण दे सकते हैं, जब आप इन महाराष्ट्र कई सारे ऐसे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं रिस्पेक्ट टू लाड़की बहन, यानी महिला को पैसे नहीं दिए गए हैं, राइट। तो दिस इज अ डिफरेंट थिंग। मनरेगा का भी उदाहरण दे सकते हैं आप, कई सारे न्यूज आर्टिकल्स आते रहते हैं। जॉब कार्ड जो है वो दिए जा रहे हैं विदाउट लुकिंग इनटू द नीड ऑफ द पर्सन, किसको जरूरत है, कोई पैसा कमाता है फिर भी उसको शायद जॉब कार्ड दिया जा रहा है। मिसमैनेजमेंट, मोटा मोटा मिसमैनेजमेंट है, पैसा भी सिफन ऑफ किया गया है, वर्क को अप्रूव किया है जो कि एग्जिस्ट नहीं किया है, यानी ऐसे काम जो कि शायद किए ही नहीं गए उसके को भी अप्रूव कर दिया गया, राइट। या नहीं किए जा रहे। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज योर रिएक्शन टू द अबव सिचुएशन, हाउ डू यू रिस्टोर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मनरेगा, यानी ऐसे सिचुएशन में आपका क्या रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन जब भी पूछा जाए तो आपके रिएक्शन लेवल्स में होंगे, इमीडिएट रिएक्शन, लॉन्ग मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिएक्शन, राइट। और कैसे आप रिस्टोर करेंगे फंक्शनिंग को, क्या एक्शन लोगे टू रिजॉल्व द वेरियस इशू लिस्टेड। तो हर एक इशू के ऊपर आपको एक मेजर देना पड़ेगा यहाँ पे, राइट, ये याद रखना है। और हाउ वुड यू डील विद द अबव सिचुएशन, तो आप कंटेक्स्ट सेट कर दे, स्टेक होल्डर्स बताएं, फिर रिएक्शन मैंने जैसे कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल इमीडिएट रिएक्शन, आपका इमीडिएट रिएक्शन स्टेबलाइज करे, सेफ गार्ड करे, राइट। जो लोग हैं, जो ड्यूबियस लोग हैं, जिनको पेमेंट जा रहे हैं उनके पेमेंट को फ्रीज करे, जिनको पेमेंट नहीं गई उनको पेमेंट दे, कोई एक ग्रीवांस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म क्रिएट करे, हेल्पलाइन नंबर क्रिएट करे, जो भी जरूरतमंद है जिनको पैसे नहीं दिए जा रहे, राइट। तो रैपिड फैक्ट फाइंडिंग करे, एक टीम बनाए छोटी सी जो कि छापेमारी करे ऑन दी वर्क्स डन, राइट, जहाँ जहाँ पे काम हुआ है वहाँ पे जाके चेक करे, फिजिकली वेरीफाई करे, रोल को जो है कंटिन्यूटी जो है, जो लोग ऑन दी रोल है, ऑन दी मास्टर है, उनको कंटिन्यू करे, बट जो लोग कहीं पे भी आपको लगता है ड्यूबियस है उनको फ्रीज करे वहां पे और उनकी तहकीकात करे, राइट। कम्युनिकेशन करे एंड रिस्टोर करे सिस्टम को, राइट। स्टैंडर्ड एसओपी क्रिएट करे, ऑडिट करे, स्ट्रिक्ट मेजरमेंट ले, राइट। तो एक्शन जो इश्यूज है उनको आपको रिजोल्यूशन देना, राइट। तो मनी नॉट डिस्पर्स उसके अराउंड रेजोल्यूशन दे, या फिर मास्टर रोल पुअर है उसके अराउंड रेजोल्यूशन दे, वर्क पेमेंट मिसमैच है, फिक्टिशियस पेमेंट है, जॉब कार्ड विदाउट नीड सिफनिंग ऑफ फंड, इसके अराउंड कुछ कुछ मेजर्स दे, दो या तीन मेजर्स दे, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत डिटेल में आपको डिस्कस नहीं करना है, बहुत शॉर्ट में आपको बताना है, राइट। देन कैसे आप डील करोगे इस सिचुएशन से, तो लीगल एस्पेक्ट में आप कैसे इशू को रिजॉल्व करोगे, या फिर जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है उसमें कैसे रिजॉल्व करोगे, और जो रिस्क मैनेजमेंट है उसमें आप कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे वो बताएंगे, और कंक्लूजन में आप बताएंगे पे द राइटफुल पनिश द रॉन्गफुल, राइट। ये एक तरीका हो सकता है, किसी के पैसे नहीं जाने चाहिए आपके द्वारा गलत आदमी के पास, और जो सही आदमी उसके पैसे रुकने नहीं चाहिए, राइट। ये आप बताएंगे और कंक्लूड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है,
अशोक जो है वो डिविजनल कमिश्नर है एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। और ये थोड़ा सा करंट से रिलेटेड पता चल रहा है कि जो हमारे यहाँ हुआ है राइट, म्यांमार में या फिर रिसेंटली और भी कई सारी जगहों पे हुआ है राइट, कि जहाँ पे जो गवर्नमेंट थी जैसे बांग्लादेश में हुआ है कि मिलिट्री ने कंट्रोल ले लिया है राइट। तो यहाँ बताया गया कि मिलिट्री ने कंट्रोल ले लिया है आपके बगल की कंट्री में जो बॉर्डरिंग कंट्री है। और बट क्या हुआ है कि वहाँ पे जो है सिविल फैक्शंस क्रिएट हुए, फैक्शंस रेबल फैक्शंस क्रिएट हो गए, और रेबेलियन और जो मिलिट्री है उनमें जो है वायलेंस हुआ है। और ये बॉर्डर एरिया है तो आपके कंट्री से जुड़ा हुआ एरिया है, तो वहाँ से लोग कई सारे यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ पे दिखाया गया, बताया गया इस पर्टिकुलर केस में कि कुछ महिलाएं अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आ रही है और वो इंजर्ड है, और उनके साथ कुछ आर्म्ड मैन है राइट, आर्म्ड मैन भी है। अब आप जो है आप होम मिनिस्ट्री में कॉल कर रहे हो, बट पुअर कनेक्टिविटी की वजह से, होम सेक्रेटरी को कॉल कर रहे हो बट पुअर कनेक्टिविटी से आप उनको नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो, यू आर अ डिविजनल कमिश्नर राइट। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, ये पूछा गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू अशोक, एथिकल और लीगल डिलेमा क्या फेस कर रहा है वो, कौन सा ऑप्शन वो चूज करेंगे। एंड ऐसे सिचुएशन में, प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर बताए फॉर बॉर्डर गार्डिंग पुलिस की वो कैसे डील करे ऐसे सिचुएशन को राइट। तो कंटेक्स्ट सेट करे, एक तरफ ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी है, दूसरी तरफ आर्म्ड कॉम्बैटेंट, क्योंकि जो महिला है इंजर्ड है, जो छोटे बच्चे वो इंजर्ड है, एज ए ह्यूमैनिटेरियन यू हैव टू safeguard them right, non-refoulement principle, though we are not signatory to refugee international refugee agreement right, but still there is a non-refoulement principle wherein अगर किसी के साथ persecution हो रहा है right, you should not send them back right, ये एक non-refoulement principle है, तो उसके अराउंड ये क्वेश्चन है right। but at the same time there is another thing, it is attached with security and sovereignty of the country right, so you have to take a balanced view। तो ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास कि पुश बैक, सभी को एंट्री डिनाई कर दे एन मास, किसी को भी नहीं मिलेगा, तो उसके प्रोज है कौन से आप देख सकते हैं। सेकंड है कि आप सिविलियन और मेडिकल इमरजेंसी जिनको है उनको आप एडमिट करें और रेफ्यूज करें आर्म सोल्जर को। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट क्या है कि वहां पे स्टैंड ऑफ हो जाएगा बिटवीन दी एनफोर्समेंट एजेंसी एंड दी मिलिटेंट, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर देंगे राइट। तो ये तरीका भी नहीं हो सकता कि आप उनको अलाउ करें किसी को और किसी को बोल दे आप चले जा राइट, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनको न्यूट्रलाइज पहले करना पड़ेगा, तो डिसआर्म और डिटेन करना है आपको सोल्जर्स को, एंड देन कंट्रोल्ड ह्यूमैनिटेरियन एडमिशन राइट। दिस इज क्वाइट ट्रिकी क्योंकि आप डिसआर्म और डिटेन करोगे तो शायद वहां पे स्टैंड ऑफ होने की गुंजाइश है, बट आपका माइंडसेट तो वही है पहले, एंड दैट मे लीड टू सम हार्म टू दोज वुमेन राइट, बट यू हैव टू टेक अ प्रैक्टिकल स्टैंड राइट ओवर हियर, बिकॉज आपके एक कुछ, इसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डर्टी हैंड, इसको हम पढ़ते हैं हमारे लेक्चर्स में कि कई बार हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, छोटे बैटल्स को हमें जीतना पड़ता है टू प्रिवेंट वॉर राइट। वो अगर अंदर आ जाते किसी भी तरह से, और वो बहुत ज्यादा हमने देखा है मुंबई में जैसे हुआ था राइट 26/11 में राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो दैट शुड नॉट हैपन राइट। तो कई बार इंश्योर करना पड़ता है कि हम सिक्योर करें राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिसआर्म एंड डिटेन सोल्जर्स एंड कंट्रोल ह्यूमैनिटेरियन एडमिशन, जो उसमें भी आप जो महिलाएं हैं जो बच्चे हैं उनको आप थोड़ा सा स्क्रीनिंग करेंगे, उसकी थोड़ी बहुत टेस्टिंग लेंगे राइट, उनको ट्रायल कैंप्स में रखेंगे, बच्चों की नहीं कहेंगे हम, एटलीस्ट महिलाओं की हम कर सकते हैं, स्क्रीनिंग करें, उनको ट्रांसिट कैंप में रखे राइट, और जैसे सामान्य स्थिति हो जाए उनको फिर से भेज दिया जाए, ये एक तरीका हो सकता है राइट। मेडिकल ट्रायज राइट, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दे वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें, प्रोज एंड कॉन्स बता सकते हैं। डिसीजन क्या होगा कि मैक्सिमाइज लाइफ सेविंग वाइल एनफोर्सिंग सिक्योरिटी, ये उसका जस्टिफिकेशन है। एथिकल डिलेमा क्या क्या है ऐसे समय में, एक तरफ ह्यूमैनिटेरियन इंपेरेटिव है बट एट द सेम टाइम सोवरेनिटी और बॉर्डर कंट्रोल का भी इशू है, नॉन रिफॉर्मेंट इथोस है मैंने जैसे कहा, बट एट द सेम टाइम वी डू नॉट हैव रेफ्यूजी लॉ राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वी डू नॉट आर नॉट सिग्नेटरी टू दैट लॉ, इंटरनेशनल लॉ। इसके अलावा सिविलियन प्रोटेक्शन वर्सेस इन्फ्लिल्ट्रेशन टेरर रिस्क है, कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस लैक ऑफ इमीडिएट अथॉराइजेशन है राइट, आपके पास इमीडिएटली कोई अथॉराइजेशन नहीं है राइट, आपके सीनियर आप उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, नॉट एबल टू टेक हिज कमांड राइट, बट यू हैव टू एक्ट इन दिस सिचुएशन राइट। तो एक डिलेमा हमेशा रहता है क्या करें ऐसे सिचुएशन में। प्रिकॉशनरी मेजर क्या है कि एविडेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, हमेशा सीसीटीवी होना चाहिए, बॉडी कैम होना चाहिए, इंसिडेंट को रिपोर्ट करना है राइट, इन सारी चीजों की जरूरत है, ये प्रिकॉशन हमेशा होना चाहिए विद दी मिलिट्री राइट और दी एनफोर्समेंट एजेंसी। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट यानी मिनिमम फोर्स, एक एस्केलेशन मैट्रिक्स होना चाहिए, कौन से सिचुएशन में हमें एस्केलेट करना है उसका एक प्रोटोकॉल होना चाहिए राइट, पेरीमीटर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस वेटिंग होनी चाहिए।
कंक्लूजन में एक्ट फॉर्म बट ह्यूमन, इस तरह से आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर आपने देखा होगा पेपर मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन, या फिर एथिक्स में कुछ क्वेश्चन जैसे वॉर वाला ही क्वेश्चन था, राइट, बट वाज क्वाइट प्रेडिक्टेबल अगर आपने करंट अफेयर्स करे, राइट। तो हम तो हमारे मॉड्यूल में तो करंट अफेयर्स करते ही है, बट एट द सेम टाइम आपको जो भी रिसोर्सेज फ्री में मिल रहे हैं, राइट, इन मैंने जैसे कहा कि हम मेन से डे चलाते हैं, उसको इस्तेमाल करें, उसको थोड़ा क्वेश्चन को सिर्फ उतना ही ना देखें और उसके ऊपर आंसर्स ही ना बनाए, बट वो जो टॉपिक है उस इश्यू को आप थोड़ा और अपने एंड से एनालाइज करें कि इसके ऊपर और क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट, थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली आप उसे कर सकते हैं। अब 2026 को आपको प्रिपेयर करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सिलेबस कवर करना है आपको, राइट, और उसमें भी आप बताएंगे कि आप जो है कंसेप्ट पूरी तरह से बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे अपने, राइट, एग्जाम्पल्स क्रिएट करेंगे, फ्रेमवर्क्स क्रिएट करेंगे, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट ये अगर आपको करना है तो पीवाईक्यू विल बिकम द बेस, राइट, सॉरी, पीवाईक्यू विल बिकम द बेस फॉर बीट creating framework or understanding or in general trying to understand what areas you have to prioritize, right। concepts तो clear करनी ही है बट आपको prioritize भी करना है। मैंने जैसे बताया कि जो पहला टेबल था उसमें मैंने बताया कि कौन सा एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, राइट, प्रोबेटी और सिविल सर्विस, ethics and public administration से रिलेटेड, राइट। सो पीवाईक्यू बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑफ कोर्स हमारे मटेरियल्स तो है फ्रीली अवेलेबल, उनको भी आप देखें, 2026 को प्रिपेयर बहुत ढंग से करेंगे, राइट। सो अगर आप स्लीपी क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, सो वी हैव अ कोर्स, आप इसको अवेल कर सकते हैं। एथिक्स का इंडिविजुअल कोर्स भी अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, राइट। एक ऑफ भी है 10% ऑफ, यू हैव टू यूज मींस 26 फॉर दैट, एंड 54 आवर का कोर्स है, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, करंट अफेयर्स है, यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ इट। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन थैंक्स एंड बाय।